अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे। और वीकेंड वाइब्स जो होती है ना, वो तो होती बिल्कुल अलग तरीके की वाइब्स हैं। इस दिन ऐसा लगता है कि भाई कल हमारा है वीकेंड, आज हमारा है वीकेंड, कल हमारी है छुट्टी और हमने करने ढेर सारे मज़े। लेकिन इन ढेर सारे मज़ों में जो है वो आपने अपनी स्किन केयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि आज जैसे ही हम इस शो का आगाज़ किया तो मैंने शुमाइला से पूछा, मैंने कहा शुमाइला आज जो है वो क्या ऐसी बात की जाए जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो शुमाइला ने मुझे कहा कि भाई आज हम बात कर लेते हैं स्किन केयर की, और आपने आज टिप्स बतानी है, आज आपने लोगों को बताना है कि कैसे वो अपनी स्किन को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके साथ में इस शो का आगाज़ किया जाए केयर के साथ, कि भाई आप अपनी केयर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि यूजुअली ये होता है कि हमें लगता है कि हम अपनी स्किन केयर कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्किन की जो केयर है वो हो नहीं रही होती। उसके पीछे क्या उसके इम्पैक्ट्स होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि क्यों हमारी स्किन केयर जो है वो सही से नहीं हो पाती। क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी लड़कियाँ सिर्फ दिमाग में सोच रही होती हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रही होती। गर्मियों में स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन ऑलरेडी टैन है, अगर आपका रंग ऑलरेडी सांवला है, ऑलरेडी आप काले हैं, तो आप अपनी स्किन के कलर को, जो आपका ओरिजिनल कलर है, उसको कैसे मेंटेन रख सकते हैं गर्मियों में। क्योंकि जो सांवले लोग हैं, जो काले लोग हैं या जिनका कॉम्प्लेक्शन डल है, वो ऑलरेडी जब गर्मियाँ आती हैं तो और मज़ीद टैन हो जाते हैं। लेकिन अपना जो आपका बॉडी का कलर है, जो आपकी स्किन का कलर है, उसको मेंटेन रखने के लिए, जैसा वो है वैसा रखने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, ये मैं आज आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो स्किन की जो क्वालिटी है, स्किन का जो कलर है, जो नेचुरल कलर है, उसको मेंटेन करने के लिए आपने करना ये है कि जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपने उठ के, जब एक्सरसाइजेज होती हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं कि आपने मुस्कुराना है ताकि आपके जो फेशियल मसल्स हैं वो ठीक रहें। फिर उसके बाद आप ब्रश वगैरह करते हैं, और फिर उसके बाद जब आप फेस वॉश करते हैं, और उसके बाद जब आप नाश्ते से पहले बैठे होते हैं, तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने गुलाब का अर्क लेना है, और गुलाब के अर्क के साथ आपने अच्छी तरीके से उसको स्प्रिंकल करना है अपने फेस के ऊपर। उसके बाद आपने गुलाब का जो अर्क है, जो उसका पानी है, जो रोज़ वाटर है, उससे आपने अपना फेस अच्छी तरीके से साफ़ करके 2 से 3 मिनट या 5 मिनट तक उसको ड्राई होते हुए छोड़ देना है। उसके बाद आपने एक इस तरह का ऑर्गेनिक मॉइस्चराइज़र लगाना है जिसके अंदर केमिकल्स ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे होते हैं कि गर्मियों में शायद हम मॉइस्चराइज़र ना लगाएं, गर्मियों में हम अपनी स्किन केयर ना करें, या फिर गर्मियों में तो ऑलरेडी इतनी स्वेटिंग होती है, गर्मियों में तो ऑलरेडी इतने पसीने होते हैं, तो फिर मॉइस्चराइज़र लगाने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। आप मॉइस्चराइज़र लगाएं, लेकिन वो मॉइस्चराइज़र लगाएं जो कि ऑर्गेनिक हो, उसके अंदर केमिकल्स ना हो, और उसके अंदर वाटर इनटेक जो है वो ज़्यादा हो। वाटर इनटेक से मुराद ये कि उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हों कि वो ज़्यादातर इस तरह के कंपोनेंट से बनी हो जिसमें केमिकल ना हो, और वो आपको की स्किन को हाइड्रेट रखे। यानी हाइड्रेटिंग जो मॉइस्चराइज़र है वो आपने यूज़ करना है। उसके बाद आपने फिर 10 से 15 मिनट की गैप लेनी है, और उसके बाद आपने एक अच्छा सा सन ब्लॉक यूज़ करना है, और लाजमी यूज़ करना है। चाहे आप घर के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे आपकी जो खिड़कियां हैं उसके ऊपर पर्दे डले हुए हैं और धूप जो है वो कम आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी अगर डे टाइम है और आप घर में भी मौजूद हैं, तो आपने सबसे पहले उठ के मॉइस्चराइज़र लगाया जो कि केमिकल फ्री हो, और फिर उसके बाद आपने सन ब्लॉक लगाया। अगर आपके पास मॉइस्चराइज़र नहीं है तो फिर आपका बेहतरीन हल ये है कि आपने अच्छे से रोज़ वाटर से अपनी स्किन को क्लीन करने के बाद ड्राई करना है, और समहाउ लाजमी सन ब्लॉक अप्लाई करना है। उस सन ब्लॉक को अप्लाई करने के बाद आप जो अपने काम करते हैं, जो सारा कुछ कर रहे होते हैं, वो आप ज़रूर करें। अब जो लेडीज़ किचन में जाती हैं और उन्होंने सन ब्लॉक लगाया हुआ होता है, सन ब्लॉक का इस्तेमाल कर रही होती हैं, उनके लिए टिप ये है कि जब आप किचन में जाएं और आपने सन ब्लॉक वेयर किया हुआ हो, तो उससे पहले कुकिंग के टाइम पर आप जाके अपना फेस वॉश कर लें, और उसके बाद जब आप खाना पका लें तो फिर आप दोबारा आके अपना फेस क्लीन करें और सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। दिन में घर में बैठे हुए भी 2 से 3 बार शाम तक आपने सन ब्लॉक अप्लाई करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप सन ब्लॉक की बहुत ज़्यादा तादाद यूज़ कर रहे हैं या फिर वो आपके बजट को इफेक्ट कर रहा है, सन ब्लॉक जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है। बहुत सारे लोगों का मसला ये भी होता है। नहीं, आपने इतना सन ब्लॉक लेना है जो कि आपकी स्किन को कवर कर दे। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो फिर तो लाजमी है कि आप बाहर जाने से 20 मिनट पहले सन ब्लॉक इस्तेमाल करें। इससे ये होगा जो आपकी स्किन है वो मेंटेन रहेगी, आपका कलर जो है वो टैन नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि सिर्फ जब हम धूप में जाएंगे या बाहर जाएंगे तो ही सन ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने अपने स्किन कलर को, जो जिस शेप का भी है, जैसा भी है, गोरा है, काला है, सांवला है, जैसा भी है, उसको मेंटेन रखना है एटलीस्ट
तो आपने सन ब्लॉक यूज़ करना है। और स्किन की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, स्किन की रंगत को बेहतर करने के लिए आगे आपके साथ में ढेर सारी और टिप्स हैं जो कि मैं शेयर करूँगी। तो जनाब ये तो हो गई अच्छी अच्छी सी टिप्स जो कि मैंने आपके साथ में शेयर करी कि आप अपना कलर जो है वो किस तरह मेंटेन रख सकते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि भाई सिटी अपडेट्स क्या हैं। और सिटी अपडेट्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि सोना जो है वो महंगा हो गया है और सोने ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। और मैं ये सोच रही थी कि जितने भी लोग सोना खरीदने जा रहे होंगे, अभी कुछ दिनों पहले सोने के प्राइसेस जो है वो कम थे, लेकिन फिर सोना अब रिकॉर्ड महंगा हो गया है और सोने की जो प्राइसेस हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। आलमी मार्केट में सोना $100 महंगा होकर $3,218 फी ऑन्स पर पहुंच गया है। अच्छा जी, एक तोला सोना 10,000 रुपये एक ही दिन में महंगा हो गया। फिर उसके बाद एक तोला सोना नई बुलंद तरीन सतह 3,38,800 रुपये पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 8,573 रुपये महंगा हो गया। 10 ग्राम सोना पहली बार 2,90,466 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक तोला चांदी की कीमत 3,234 रुपये पर बरकरार रही है। अच्छा जी, अब कुछ हम बात कर लेते हैं कि आपने पकाने होंगे खाने और दाल वगैरह, और इससे पहले कि आप लोग जाएं मार्केट में और आपको पता चले कि दाल के प्राइसेस क्या हैं, तो हम आपको स्टैटिक कमीशनर कराची के जो रेट्स हैं वो बता देते हैं। तो हमारे पास होती है सबसे पहले क्या, दाल माश। अच्छा, किस किस को दाल माश पसंद है? दाल माश के जो प्राइसेस हैं होलसेल प्राइस वो है 405, फिर उसके रिटेल प्राइस हैं 425, और उसके अलावा मूंग की दाल जो है वॉश्ड, ओके, होलसेल प्राइस है इसके 310, फिर रिटेल प्राइस जो है वो 325 है। मसूर की दाल जो है उसके होलसेल प्राइस है 250 और उसके बाद रिटेल प्राइस है 262। दाल चना होलसेल प्राइस 340, रिटेल प्राइस 355। काबली चना होलसेल प्राइस जो है इसके और रिटेल प्राइस जो है वो 325 रुपये हैं। तो जनाब ये मैंने आपके साथ में होलसेल प्राइस जो है वो शेयर किए हैं। अब जनाब इसके बाद थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है वो वेदर की अपडेट्स, माल का हाल यानी करेंसी रेट्स, और इसके अलावा मटन, चिकन और अंडों के रेट्स जो हैं वो थोड़ी सी देर में स्क्रीन के ऊपर पॉपअप होंगे। इतनी देर में मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ शुमाइला का टोटका। अच्छा जी, शुमाइला ने आज क्या बताया हमें कि क्या कर सकते हैं? चले जी, शुमाइला ने आज हमें बताया है कि आपने करना है कि हाथों और पैरों को साफ करने का टोटका क्या है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि गर्मियों में ना अपनी स्किन केयर के साथ आपके जो पैर हैं, हाथ हैं, उनको क्लीन रखने का, उनको साफ़ रखने का भी कोई ना कोई तो तरीका होना चाहिए। और क्या तरीका है इसका? इसका तरीका ये है कि बेसन आपने 2 चम्मच लेना है, हल्दी आपने आधी चम्मच लेना है। अब गौर से सुन ले, फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आते हैं कि भाई आपने सही से नहीं बताया, तेज़ बता दिया। तो आपने क्या करना है, हाथों पैरों को साफ़ करने के लिए बेसन 2 चम्मच, हल्दी आधी चम्मच, लीमू का रस 1 चम्मच, दूध या दही हस्बे ज़रूरत, और फिर शहद जो है वो आपकी मर्ज़ी है कि आप मिलाकर उसका पेस्ट बना लें। अच्छा, फिर आपने क्या किया कि बेसन ले लिया, हल्दी ले ली, लीमू का रस ले लिया, दूध या दही ले लिया, आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अगर चाहें तो शहद मिलाएं वरना ना मिलाएं, पेस्ट बना लें। हाथों और पैरों पर लगाकर अब आपने 15 मिनट तक इसको रब करना है, इसको अच्छे से मसाज करना है इसका, और फिर उसके बाद 15 मिनट के बाद आपने धो लेना है। यानी कि जितनी देर आप इसका मसाज कर सकते हैं ठीक है, लेकिन 15 मिनट आपने धो लेना है। 15 मिनट के बाद और फिर आपने इसको मसाज करना है। फिर हफ्ते में ये आप 2 से 3 बार अगर इस्तेमाल करेंगे तो जो आपकी जल्द है वो साफ़ भी हो जाएगी, क्लीन भी हो जाएगी, रिंकल फ्री भी हो जाएगी, और इसके अलावा नरम हो जाएगी और निखरी सी हो जाएगी। मतलब आपको लगेगा कि आपकी स्किन जो है वो फ्रेश हो जाएगी। और क्योंकि गर्मियों में ना यूजुअली यही हो रहा होता है कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो अगर कोई टैन स्किन है तो वो और ज़्यादा जो है वो टैन हो रही होती है, और ये सारे जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे होते हैं। तो भाई ये तो थे टोटके, और ये तो थी टिप्स जो कि मैंने आपको बताई कि स्किन को बेहतर करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे आज हम जानेंगे कि भाई कराची हाइट्स के लिए या ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में अब क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो घूमने फिरने की बेहतरीन जगहें कौन सी हैं, कहाँ पर, किस रिजॉर्ट में, किस फार्म हाउस में जो है वो कितना खर्चा आ सकता है, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना और अपना ख्याल भी रखना है और हमें कॉल भी करनी है और बताना भी है कि आप कहाँ घूमने जा सकते हैं, आप कहाँ घूमने जाने की प्लानिंग करें। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई आज जो है क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड पे जो वाइब्स आती हैं और ख्यालात आते हैं ना, इसी तरह के आते हैं कि बंदा कहाँ घूमने जा सकता है। और जब मौसम चेंज हो जाए, सर्दियों में तो यूजुअली आप यही बातें कर रहे थे कि आपने रात को कहाँ खाबे खाने हैं, कहाँ पर अच्छा फूड मिल रहा है, लेकिन गर्मियों में ज़्यादातर फोकस जो है
वो खानों पर भी होता है, लेकिन सैर व तफरी पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। और हमारे जो कराचीआइट्स हैं, इनके पास अवेलेबल जगहें क्या हैं? हम सी व्यू जा सकते हैं, जिसको हम सस्ती तफरी भी कह सकते हैं। फिर प्रॉपर एक प्लान बना के हम जा सकते हैं पिकनिक पे। इस पर बात करने के लिए हमारे करस्पॉन्डेंट मेराज भाई ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मेराज भाई, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। कल मेराज भाई जो है बड़े परेशान थे कि भाई अभी देखें PSL भी शुरू हो गया है और ट्रैफिक के जो प्लान्स हैं अब, क्योंकि गर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं, और अब मेराज भाई से पूछेंगे। मेराज भाई ये बताएं, कराचीआइट्स के लिए परफेक्ट सस्ती अच्छी तफरी कैसे करें? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो ये डर होता है कि अगर आप ओपन प्लेस पे जा रहे हैं तो आपका मोबाइल छिन जाएगा, और फिर अगर आप फार्म हाउस या रिजॉर्ट वगैरह पे जाते हैं तो वो फिर बहुत सारे लोगों के बजट में नहीं आता। तो ज़रा थोड़ा ये बताएं कि किस तरीके से जो है वो कराचीआइट्स या आवाम प्लान करें अपनी छुट्टियाँ, गर्मियों को की जो छुट्टियाँ उसमें कैसे घूमने फिरने जाएं, क्या प्लान बनाएं? थोड़ा हमारे कराची शहर की डायनेमिक्स जो है वो लोगों को बताएं कि यहाँ ये काम और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। देखिए कराची में देखिए घूमने फिरने के लिए, और ये देखिए सस्ती वाली जो आपने बात की हुई है, अब कुछ भी नहीं रहा, ठीक है ना। शहर में ऐसा कुछ भी नहीं रहा कि बहुत ज्यादा, अब ये है कि कहीं कम खर्च है, कहीं ज्यादा खर्च है, ठीक है ना। सस्ते वाला मामला खत्म हो चुका है। ठीक, कराची में ले देकर देखिए हमारे पास, देखिए गर्मियों में जो है साहिल समंदर एक हमारे पास अल्लाह पाक की नेमत है कि जहाँ हम जा सकते हैं। सी व्यू जा सकते हैं, इसके अलावा हॉक्सबी वाली साइड्स है, वहाँ जा सकते हैं। कुछ लोग गडानी की तरफ भी चले जाते हैं, लेकिन तो उसकी ट्रैवलिंग में उनका पैसा इतना लग जाता है कि वो सोचते हैं कि भाई इसको किस तरह से मैनेज करें। तो हमारे यहाँ अमूमन हम ये देख रहे होते हैं कि बहुत सारे लोग जो ना एक साथ जुड़ जाते हैं, एक फैमिली के मेंबर्स है वो आपस में जुड़ गए, उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया आपस में, और उससे फिर ये फायदा होता है कि चलिए जी एक वैन उन्होंने कर ली और उसके बाद एक या दो आइटम खाने के उन्होंने पकवा लिए या वहाँ जाके पका लिया, तो उसमें थोड़ा सा उनका मैनेज हो जाता है। अच्छा, दूसरा फेज ये साहिल वगैरह से आप निकले, मनोड़ा चले जाएं या हॉक्सबी चले जाएं, गडानी चले जाएं, सी व्यू चले जाएं, तो इसके बाद कुछ लोग जो हैं वो मतलब खुली फिजा में, लगता तो उनको बहुत अच्छा है जाना, लेकिन फिर उनके दिल में खौफ होता है कि यार वहाँ जा रहे हैं, अब कोई डाकू आ गए, लूटमार हो गई, कोई और मसला हो गया, तो वो उससे परेशान होते हैं। तो उनका रुख होता है फिर कराची में जो मुज़ाफ़ात में बने हुए फार्म हाउसेज हैं, जो कि पूरी इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, ठीक है ना। एक दौर था कि 10,000 और 15,000 रुपये में फार्म हाउस हो जाता था। अब हल्के से हल्का फार्म हाउस भी जो है वो अगर आप वीकेंड पे लेते हैं और 24 आवर्स के लिए अगर आप लेंगे, तो वो कम से कम आपको 40 से 50,000 रुपये का पड़ेगा, हल्के से हल्का फार्म हाउस, ठीक है। और अगर आप 12 घंटे के लिए लेंगे तो वो 20 से 25,000 रुपये में आपको पड़ेगा। 12 घंटे से मीन्स है कि अगर आप रात को वहाँ गए हैं, 8-9 बजे आप फैमिली के साथ पहुँच जाएं और रात वहाँ गुजारें, एंजॉय करें, और सुबह आप 8 बजे वो जगह छोड़ दें। अच्छा, अब इन्हीं रिजॉर्ट्स में जो है 5 लाख रुपए 24 आवर्स तक के भी रिजॉर्ट्स हैं, और जी हाँ फार्म हाउसेज हैं। अच्छा, वो बिल्कुल कमर्शियल पर्पस के लिए बनाए गए, तो उसमें एम्बियंस का और उस चीज़ का ऐसा ख्याल रखा गया है, बहुत खूबसूरत उसको बनाया गया। उसके पूल्स बड़े अच्छे हैं, उसके हॉल्स, उसके एयर कंडीशन, और बड़ा अच्छा उन्होंने सेटअप बनाया है। अब वो कैटेगरी है, जाहिर सी बात है, अब जिसने 50 वाले में जाना है वो 50 वाले में जाएगा, जिसने 5 लाख वाले में जाना है वो 5 लाख वाले में जाएगा। इसी तरह रिजॉर्ट्स भी अब जो हम देख रहे हैं कि मुज़ाफ़ात में बहुत ज़्यादा बनते जा रहे हैं, उसमें स्विमिंग पूल का होना वो भी लाजमी होता है ताकि लोग इसको एंजॉय करें। तो अब बात यह है कि जहाँ से मैंने शुरू की थी कि देखिए भाई सस्ता तो कुछ भी नहीं रहा, हाँ अब यह है कि कैटेगरीज बन गई हैं। अच्छा मेराज भाई, ठीक है, चलें, सस्ता तो अब कराची में कोई भी तफरी नहीं रही। एक सी व्यू है जहाँ पर आप जा सकते हैं, जहाँ पर पैसे नहीं लगते, लेकिन उसमें ज़ाहिर है आप जाएंगे, ट्रैवल करके जाएंगे, वहाँ पर क्या चैलेंजेस होते हैं ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो है ज़रा आपको लेके जाते हैं और सैर कराते हैं पाकिस्तान के खूबसूरत जो है वो इलाकों की, और ये माउंटेन व्यू जो है वो आपको दिखाते हैं। पहले ये देखिए, फिर बात करते हैं। कितनी खूबसूरत ये जगहें हैं, कितनी ज़बरदस्त ये माउंटेन है, और ये जो माउंटेन्स हैं ये बड़े ज़बरदस्त हैं, और ये इंतहाई खूबसूरत मनाजिर हैं पाकिस्तान के। और ये पाकिस्तान की कराची की सस्ती तफरी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये नारान कागान यहाँ जाने के लिए मतलब कितना ख़र्चा आ जाता है, क्या क्या लोग चीज़ें ध्यान में रखें? बिल्कुल, देखें, अगर आपको सस्ती तरीन तफरी करनी है ना, इस तरह से, तो आप यहाँ से आपको बाय ट्रेन जाना पड़ेगा। कराची से रावलपिंडी आप पहुँचेंगे। रावलपिंडी में फिर आप जाहिर सी बात है 24 घंटे का सफ़र करके ट्रेन में पहुँचेंगे, तो फिर वहाँ स्टे करेंगे रात को। तो किसी भी नॉर्मल से होटल में आप स्टे कर लें, उसके बाद बिल्कुल
उसके अगले दिन सुबह सवेरे आपको उठना होगा। हाँ। और मेरा मशवरा ये है कि अक्सर लोग ये होता है कि भाई वो एक हाईएस्ट बुक कर लेते हैं या एक गाड़ी बुक कर लेते हैं और उसको बता दें जी हमने यहाँ जाना है, नारायण तक जाना है, कागान तक जाना है या उससे आगे हमारा चाइना बॉर्डर तक जाने का मूड है। हाँ। तो फिर वो एक लमसम तय हो जाता है कि जी फ्यूल भी आपका, गाड़ी भी आपकी, ड्राइवर तो जाहिर सी बात है गाड़ी में होता है। हाँ। तो वो पड़ता है बहुत महंगा, बहुत महंगा। हाँ। सही। अगर आप 12 दिन के लिए भी उसको इस्लामाबाद से हायर करेंगे ना हाईएस्ट वाले को, सही, तो वो आपसे कम से कम जो है चाइना बॉर्डर तक, जिसमें आपको वो पहले जो है वो एबटाबाद, अच्छा, गर्मियों के मौसम में नारायण, कागान वगैरह ये जो अभी जो टाइम है, इस टाइम पर जाना ठीक रहता है कराची हाइट्स के लिए, क्योंकि वो मौसम बियरेबल होता है, क्योंकि बहुत जब सख्त सर्दियां होती है तो बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं। क्या प्रेफर करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही, देखिए ज्यादा सर्दी होती है दिसंबर वगैरह जो है ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। फैमिलीज में बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं, खवातीन हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए वहाँ की सर्दी में और कराची की सर्दी में जमीन और आसमान का फर्क है। सही, ठीक है। हमारे यहाँ ड्राई हवा है, बिल्कुल खुश्क है, गला खराब हो जाता है, नजले जुकाम हो जाते हैं। वहाँ जितनी भी सर्दी आपको मिलेगी तो उस सर्दी में आप बीमार नहीं पड़ते, ना आपको नजला होगा ना जुकाम होगा, आप उस सर्दी को एंजॉय करेंगे, क्योंकि वहाँ दरियाई हवा है, यहाँ समंदरी हवा है, तो ये फर्क पड़ता है। अब वहाँ जाने के बाद आप जाहिर सी बात है अमूमन अक्टूबर तक, मैं मतलब कहता हूँ जी अक्टूबर तक जो है अक्टूबर तक आप एंजॉय कर लें, क्योंकि अक्टूबर में भी इतनी ठंड हो जाती है मिड में। अच्छा। उसके बाद ना फिर क्यों अब जैसे मैं लास्ट टाइम गया था तो मालम जब्बा पे और कालाम पे, तो अब वहाँ पर माइनस था अक्टूबर में, सही, -7, -6, -5। सही। माइनस जब चला जाता है ना, फिर आपकी एक्टिविटीज खत्म हो जाती हैं। एक्टिविटीज खत्म हो जाती हैं। अब आप अगर होटल में भी हैं तो आप बोलेंगे यार होटल में खाना मंगवा लो, हाँ, बाहर नहीं निकलना। अच्छा, लेकिन उसी सूरत-ए-हाल में जो दिन होता है वहाँ का, हाँ, जो सुबह से लेके शाम तक के मामला हैं, वो इतने अच्छे होते हैं कि आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो बात फिर वही सस्ते और महंगे पे आ रही है। तो आप रेलवे के सफर करें पिंडी तक, वहाँ से फिर आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, वो हर जगह की मुमकिन है। सही। आप इस्लामाबाद से पिंडी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर सकते हैं इजीली। हाँ। अच्छा सफर है वो भी, और वो आपको सस्ता पड़ता है। बुकिंग पे आप जाएंगे तो वो 4 गुना ऊपर पड़ता है। सही। तो इस वक्त खास तौर पे अब लोग, जाहिर सी बात है मौसम तो क्लियर हुआ है। हाँ। अभी सर्दी तो नहीं है वहाँ पर, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, तो इस टाइम पे वहाँ जाएंगे तो नॉमिनल चीज़ें मिलेंगी, होटल के कमरे भी नॉमिनल मिलेंगे। और अगर वो इंतजार करेंगे जी कि बच्चों की छुट्टियां जून जुलाई में आ रही हैं और अब हम तैयारी करते हैं, तो उसके बाद होगा। सही। मैं इतना बताऊं आपको फर्क कि जो 5,000 रुपए वाला रूम है वो आपको जून जुलाई में 15,000 रुपए का मिलेगा। ओह, अच्छा। बिल्कुल, 5,000 वाली चीज 15,000 की हो जाएगी, क्योंकि वो जो अपने रूम्स हैं उनके रेंट्स वो बढ़ा देते हैं। अब उसमें इतना ज्यादा फर्क आ जाता है। अब देखिए ना, कहाँ 5,000, सही, 12 घंटे। चलिए जी, फिर बहुत ज्यादा जो है वो फर्क आ जाता है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, और यहाँ लेंगे शॉर्ट ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक। तो हमारे साथ महराज भाई मौजूद है और हमें ज्वाइन किया एक पर्सनालिटी ने, जिनको इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं ये कहूँगी कि हमारे माशरे में सबसे आम जो चीज़ है वो है इंसानियत, और इंसानियत से बड़ा जज्बा कोई भी नहीं होता। और हमारी सोसाइटी में हर एक को हक है कि उसको बराबरी के हुकूक दिए जाएं और उनको भी मुआशरा उसी तरह ट्रीट करे जिस तरह से बाकी लोगों को ट्रीट करता है। तो मैं आपको मिलवाती हूँ, हमारे साथ मौजूद है सादिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच कि आपने बुलाया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। एटलीस्ट जो है वो सबा ने एटलीस्ट याद रखा मुझे। और जब बातचीत हो रही थी तो सबा से भी मेरी, तो सबा से यही कहा गया था कि जो है मॉर्निंग शो में जाना है। तो पहले मैं कंफ्यूज हुई, पता नहीं क्या मसला होगा, कैसा होगा। जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एटलीस्ट आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। चले जी, बहुत शुक्रिया। हमें भी आप जैसे लोगों को बुलाकर बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग अपनी स्टोरी बताते हैं, और जब आप जैसे लोग ये बताते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, कैसे आप लोगों ने इस माशरे में जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखा, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन होते हैं। आपकी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए मैं चाहूँगी कि आज आप ऐसी कुछ बातें बताएं ताकि उनका हिम्मत हौसला बढ़े। सबसे पहले तो ये बताएं कि एक्सेप्टेंस फैमिलीज़ में कितनी मुश्किल होती है, और फिर उसके बाद जो एक पूरा क्योस क्रिएट होता है, और फिर फैमिली या तो खुद आप लोगों के कई ऐसे कम्युनिटी के लोग होते हैं जो वहाँ से घर छोड़ के चले जाते हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि वहाँ से स्टार्ट करें। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगी।
अगर मैं अपनी स्टार्ट से बात करूं कि जब मैं 4 साल की थी तो मेरी तरबियत मेरे वालिद साहब ने की, ठीक है। और मैं जो है 8 पारे हिफ्ज़ किया हुआ है, मैंने बीकॉम किया हुआ है, ठीक है। मेरे अब्बा जो है मुझे मदरसे खुद लेकर जाते थे, ठीक है। और जो है मुझे छोड़ने जाना, लेने जाना, स्कूल भी एटलीस्ट मुझे वो लेकर जाते थे, तो मुझे कभी हैरेसमेंट का सामना नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन आपकी सोसाइटी जो है वो माँ बाप को इतना टॉर्चर करती है कि आपने एक ख्वाजा सारा को घर पे रखा हुआ है, ठीक है। अभी भी बात करूँ, मैं तो काउंसलर हूँ जमात इस्लामी की, ठीक है। लेकिन अभी भी मेरी वालिदा को जो है ना वो लोग आके टॉन्ट करते हैं कि तुम्हारा बेटा ख्वाजा सारा है, अच्छा तुम्हारी बेटियाँ तो 5 हैं लेकिन ये छठा कौन हैगा, ठीक है। तो वालिदा भी कभी कभार एक जब होता है ना कि प्राउड फील करती हैं, कभी कभार फिर वो दिल में उनके थोड़ा सा वो भी होता है कि नहीं यार मैंने ख्वाजा सारा के साथ रह रही हूँ, तो 10 मसले मसाइल होते हैं हमारी सोसाइटी में, ठीक है। मेरे अब्बा जो है मुझे जब उन्होंने मुझे 8 पारे हिफ्ज़ करवाए तो फिर जो है मैं एजुकेशन की तरफ आ गई, स्कूल भी जाना ले जाना, ठीक है। मुझे कॉलेज ले जाना, ठीक है। स्पेशली यूनिवर्सिटी लेवल पर मेरे बाप मेरे साथ गए हैं, ठीक है। फर्स्ट जॉब मेरा स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट जॉब पे भी वो मेरे साथ इंटरव्यू के लिए गए थे। तो मैं ये समझती हूँ कि माँ बाप की तरबियत जो होती है, चाहे वो ट्रांस हो, चाहे कोई लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, तो बराबर का जो है वो उनका हक होता है। स्पेशली तरबियत मेरी ज़्यादा इस वजह से और अच्छी हुई क्योंकि मैं ट्रांस थी, अब्बा को पता था ये ख्वाजा सारा है, ठीक है। तो अब्बा ने मेरी तरबियत जो है वो 4 गुना और ठीक है। फैमिली ने तो बहुत अच्छे से आपको ट्रीट किया, फैमिली ने आपको उस तरह टेकअप नहीं किया जिस तरह से बाकी फैमिलीज़ जो हैं वो करती हैं अपने बच्चों को, वो उसी खास कम्युनिटी में जो है वो छोड़ के आ जाती हैं और फिर उनकी लाइफ जिस तरह से गुजरती है। आप खुद जानते होंगे कि आपकी कम्युनिटी के कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि वो इमोशनल मोमेंट शेयर कर रहे होते, बता रहे होते हैं। ये बताएं कि आपने खुद ये प्रेशर कितना फील किया सोसाइटी में? ज़ाहिर है आपको फैमिली की सपोर्ट थी, अभी आप अपनी फैमिली में फैमिली के साथ ही रहती हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी माँ को छोड़ना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली को छोड़कर उस जगह पर एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्या होता है, क्योंकि आप जानती हैं, आपके दोस्त होंगे, वो क्या बताते हैं, क्या शेयर करते हैं कि वो पहला दिन जो आप अपनी फैमिली को छोड़ के किसी दूसरी कम्युनिटी का हिस्सा बनने जा रहे होते हैं, सारी ज़िंदगी के लिए आप अपनी फैमिली से दूर जा रहे होते हैं, वो क्या मोमेंट होता है, वो क्या टाइम होता है, लोग कैसे एडजस्ट करते होंगे? सादिया ऐड करूँगी। मैं किसी और की बात नहीं करती, मैं सिर्फ अपनी बात करती हूँ। जब मेरे वाले साहब इस दुनिया से गए, ठीक है, तो वो लम्हा जब मैं आज भी याद करती हूँ तो शायद मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं और एक रोंगटे खड़े से हो जाते हैं कि जब वाले साहब जा रहे थे, क्योंकि वो सरपरस्त थे और जब साया गया है ना सबा, यकीन माने मुझे दुनिया का कुछ नहीं पता था, ठीक है। और जब अब्बू गए हैं, उन्होंने मेरे हाथ पे दम दिया है, तो यकीन माने कि मैं जो है वो मोमेंट याद करती हूँ तो मेरे हाथ पाँव जो है वो काँप जाते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है। और जब उन्होंने दम दिया, क्योंकि वो हम हॉस्पिटल ही जा रहे थे कि उनको जो है वो हार्ट अटैक हुआ था, तो उन्होंने आखिरी जो है लम्हा अपनी माँ का ख्याल रखना और अपना ख्याल रखना। और जब वो गए हैं साहबा, तो उसके जाने के बाद से जो है वो समझे कि मुझे रोज़ाना तकलीफ़ होती है, रोज़ाना पेन होता है। मैं घर का दरवाज़ा खोलती हूँ और मेरे लिए जो है ना वो मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं कोई कैब करवा रही हूँ तो वहाँ से जो है वहीं से हैरेसमेंट शुरू हो जाती है। मैं जॉब करती हूँ हालांकि, ठीक है। तो एक आपकी जो फैमिली का सरपरस्त होता है ना, अगर आप खुद भी छोड़ो या वो आपको छोड़ते हैं तो वो चीज़ कभी भी इंसान जो है ना वो भूल नहीं पाता। मैंने अपने बाप को जिस तरह से लहर में उतारा, सब चीज़ें मुझे आज तक वो चीज़ याद हैगी, ठीक है। तो मैं तो लोगों से भी ये कहती हूँ जितनी भी ट्रांस मिलते हैं, फैमिली को एटलीस्ट ना छोड़ें। और उन लोगों को भी बोलूँगी जो ट्रांस होते हैं उनको आप घर से बाहर निकाल देते हैं कि नहीं ये ख्वाजा सारा इसको हम घर में नहीं रखते, तो उनसे भी बोलती हूँ खुदा के वास्ते अपनी बच्चों को अपने जो है वो आगोश में पालें और किसी को ना दें, क्योंकि यही चीज़ आज देखिए मैं काउंसलर हूँ, डॉक्टर्स बने हैं, इंजीनियर्स बने हैं, ख्वाजा सारा काम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ठीक है। आप उनके पर मेहनत करें जिस तरह से मेरे वालिदैन ने मेरे पर मेहनत की है। सादिया, क्या ये महरूमी वहीं से शुरू हो जाती है कि जब कोई शख्स अपना घर छोड़कर निकलता है और जब आपकी कम्युनिटी से उसको वो किसी मतलब अपना घर छोड़ के आपकी कम्युनिटी में आता है, वो कम्युनिटी उसको कैसे टेकअप करती है, कैसे उसकी वहाँ पर जगह बनती है? जी, क्या उसको सिखाया जाता है? क्योंकि हिजड़ा कल्चर में जो है वो ख्वाजा सारा कल्चर में भी जो है वो एक ये है कि गुरु और चेले का जो है सिस्टम है, ठीक है। अच्छा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी भी गुरु है, हालांकि मैं फैमिली में रहती हूँ, ठीक है, लेकिन गुरु सिस्टम हमारे यहाँ हैगा। तो कामी मेरी गुरु हैं, तो आज जो इस पोजीशन पे हूँ वालिदैन के बाद कामी का बहुत बड़ा हाथ है इस पोजीशन पे मुझे लाने में। तो वही वाली बात है कि आपको जो है वो गुरु कैसा मिलना है फर्स्ट ऑफ, ठीक है, आप किस तरफ चल रहे हो। अगर मैं डांसिंग की बात करूं तो डांसिंग में भी जो है गुरु और चेले वाला सिस्टम हैगा। अगर आप भीख मांग रहे हो रोड के ऊपर तो वहाँ पे भी जो है वो गुरु और चेले वाला सिस्टम हैगा। तो इस सिस्टम को भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, जिससे कामी काम कर रही हैं या और लोग काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये डांसिंग
छोड़ हाँ, के, क्योंकि ठीक है? आपके कम्युनिटी में ज्यादातर शादियां आपने ज़्यादा, देखा होगा बिल्कुल। कि लोग डांसिंग की तरफ डांसिंग ज्यादा है हैं। या सेक्स वर्क में ज़्यादा हैंगे, ठीक है, या बैगर्स ज़्यादा हैंगे। तो ये चीज़ इस वजह से भी है। मैं आपको बात करती हूँ कि मैं जॉब कर रही हूँ, ठीक है, अगर मेरा एक पैकेज आएगा 25,000 का, ठीक है, तो वो 25,000 एक ट्रांस 2 दिन के अंदर वो फंक्शन से कमा लेती है, ठीक है, 2 से 3 दिन के अंदर। तो अगर मैं उसको ऑफर करती हूँ कि आप जॉब की तरफ आओ, तो पॉसिबल नहीं कि वो जॉब की तरफ 25,000 के लिए पूरे मंथ के लिए वो आएगी, ठीक है। एटलीस्ट इन लोगों को भी चाहिए, जिस तरह से हमारे गवर्नमेंट में भी जो है वो ट्रांस के लिए सिर्फ 1% कोटा हैगा जॉब के लिए, ठीक है, तो एटलीस्ट वो कोटे को बढ़ाएं, ठीक है। देन जो है वो जॉब प्रोवाइड करें, लेकिन इस बेस पे करें कि वो ट्रांस वहाँ जाके काम करे, ठीक है, उसको हरेसमेंट का सामना ना करना पड़े, और पैकेज इतना हो कि एटलीस्ट वो अपने घर को तो चला सके। अगर मैं बात करूँ जहाँ वो रहती है, ठीक है, एक तो उनको फ्लैट मिलना या घर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रीज़न क्या है, मैं आपको बताती हूँ कि एक ट्रांस ना ही अपने फ्लैट के अंदर किसी ट्रांस को बुला अभी सकती आप जिस कम्युनिटी में हैं, अभी आपने बताया जो आपका ग्रू सिस्टम होता है, जो भी है, वहाँ पर जब कोई नया आता है उसके क्या इमोशनल जो है वो ख्यालात होते हैं, क्या वो सोच रहा होता है, अपना घर छोड़कर वो आया है, वो किस तरीके से वो पहले तो जैसे वो घर का डिसाइड करता है कि घर छोड़ के जा रहा है, ठीक है, हाँ। तो फिर वो अपने बहन भाई ज़ाहिर ट्रांस ख्वाजा सराओं में ढूंढता है, ठीक है, उसमें हाँ। हमारे बहन भाई का सिस्टम भी है, अच्छा। ठीक है। फिर माँ बाप यानी गुरु जो माँ है वो बाप बाप, बनाते हैं आप बिल्कुल लोग, बिल्कुल, फिर बहन गुरु भाई। जो होता है हमारा हाँ। बाप की तरह होता है, ठीक अच्छा, है। सही है। फिर माँ भी आप बनाते हो, तो हाँ। वो एक फैमिली सिस्टम हमारा हो जाता है, सब वेलकम करते हैं उसको। हाँ। लेकिन वो चीज़ जो है कमी पूरी नहीं कर सकते जो एक फैमिली आपकी कर सकती है, हाँ। बहन भाई आपका कर सकता है। हाँ। तो वही वाली बातें वेलकम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और जिस तरह से कामी ने जो है वो, जब कामी के पास गई थी अब्बू की डेथ के बाद, तो मैं बहुत डिप्रेशन में थी कि नहीं इस तरह से हो गई, ये चीज़ हो गया। तो समझे कि मेरा दुनिया से एक बाप गया था, तो कामी जो है जो मेरी गुरु हैं, तो वो एक बाप की सूरत तो में आई आपकी थी। क्या रूटीन होती है? पहले आप अपने गुरु के पास जाती नहीं हैं नहीं या मेरी फिर कोई रूटीन नहीं होती। गुरु या से घर तो में खैर किस मेरे तरीके मिले हुए भी से? काफ़ी टाइम हो गया। हाँ। सलाम दुआ रहती है बिल्कुल। हाँ। मेरा तो स्टार्टिंग जो है वो फैमिली में ज़्यादा पाता हूँ, तो मैं अम्मी के साथ रहती हूँ। सबसे पहले तो टाउन जाती हूँ मैं, अपने जॉब के हवाले से जो भी काम होते हैं, सही। फिर कम्युनिटी में जाके मालूमात करना है क्या है क्या नहीं। अब जैसे रमज़ान थे, तो रमज़ान में हमने राशन ड्राइव किया था, हाँ। ठीक है, टाउन की तरफ से। अभी जो है हमारा जो एक प्रोजेक्ट आ रहा है, इसमें जो है वो 30 ट्रांस को मैं बाइक्स दे दूँ जमात इस्लामी की तरफ से, टाउन की तरफ से, अच्छा। ताकि वो बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सके। सही। तो समझें कि कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे हमारा चल ही रहा होता है। और जो तो है आप जॉब करती हैं, तो इस लेवल पर आकर तो कोई कभी कुछ नहीं कहता, कोई किसी किस्म की तानेबाजी या किसी किस्म नहीं, का आपको टॉन्टिंग तो चलती रहती है, harassment का बिल्कुल सामना? चलता रहता है, वो तो चलता रहता है अच्छा। कि बिल्कुल। अगर मैं अपनी फेसबुक की पेज की बात करूं, ठीक है, या हाँ। मैं आपको बता रही थी मैं कैब बुक करती हूँ, तो हाँ। वहीं से शुरू हो जाता है कि कितने लेटी हो और क्या करती हो। तो ये टोटली जो है ना हमारा डेली बेसिस का है कि हमें हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है कि कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं। डेली बेसिस के Daily ऊपर basis ये पे, हरेसमेंट daily का basis, सामना बिल्कुल, करना बिल्कुल, पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, तो जिस तरीके से हमारी सोसाइटी है उसमें जिस तरीके से आपने बताया कि आपको इतनी ज़्यादा हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है जब आप घर से निकलती हैं, कैब करती हैं, वहीं से जो है ये बातें शुरू हो जाती है, तो ये कितना मुश्किल होता है ये प्रेशर हैंडल करना? और क्या उस वक्त पहले तो सूरत-ए-हाल, शुरू-शुरू में थॉट क्या सब- आ रहा होता है ये मुझे क्यों, मेरा क्या कसूर है, या मुझे क्यों इस तरह से टॉन्ट सबा मारे शुरू में ना पता है मैं बाकायदा रोती थी, ठीक है, कमरा हाँ। बंद करके कि ये पता नहीं अल्लाह ताला ने कौन सी मखलूक बना दिया है मुझे, और कौन सा ऐसा चीज़ बना दिया है, कौन सा शहद लगा पड़ा है कि लोग जो है वहीं पे भागते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब उस चीज़ को शायद मैंने फेस करना सीख लिया है, ठीक है, एक आदत हो गई है। या अगर साफ अल्फाजों में बोलूँ कि मैं डीट हो गई हूँ, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई अच्छा। जो है क्या कह रहा है, हाँ। कोई क्या नहीं कह रहा, मैं इग्नोर मारती हुई आगे निकल जाती हूँ। रीज़न यही है कि जब तक आप लोगों की बातें सोचोगे या समझोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सही। मैं अगर अपनी बात बताऊँ, जब मैं घर में रहती थी, जब भी लोगों को चैन नहीं था कि ट्रांस से ख्वाजा सराओं घर में रखा हुआ है, अब वही लोग आके बोलते हैं अम्मी को कि प्लीज़ सादिया से ये काम करवा देगा, ये लाइट्स लगवा देगा, ये हाँ। रोड्स बनवा देगा। तो लोग जो हमारे बदलते रहते हैं, तो उनको जो है आप जो है ना कुछ नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल। चलिए जी, सादिया हमारे साथ हैं और अपनी कम्युनिटी के लिए ये बहुत इंस्पिरेशन रखती हैं। इनसे करेंगे बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो हमारे साथ इस वक्त सादिया मौजूद हैं और जो भी इनको चैलेंजेस होते हैं उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। ये बताएं कि ये जो फैमिलीज़ का रवैया होता है, क्या आप समझती हैं कि ये मुनासिब है कि जो फैमिलीज़ अपने बच्चों को इस तरीके से घर से बाहर निकाल देते हैं और फिर उनको एक ख़ास कम्युनिटी के हवाले कर देते हैं, तो क्या इज़ इट राइट? उनकी लाइफ क्या उससे वाकई बेहतर होती है, या फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, या उनको कोई प्रॉब्लम हो रही होती है? क्योंकि जिस तरीके से आप हैं सादिया, आपकी फैमिली ने आपको साथ रखा और फिर आपको देखते हुए, आपको मद्देनज़र रखते हुए जो आप लोगों का एक सिस्टम होता है, ग्रू सिस्टम, उसमें जो है वो इंटैक्ट करवा दिया। जिस तरीके से लोग ट्यूशन जाते हैं या कोचिंग जाते हैं या गाइडेंस लेते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है, या वाकई ये करना पड़ता है? ये कोई एक एग्जाम्पल सेट हो गई है कोई?
आपने बिल्कुल सही कहा है ना सबा कि एक एग्जाम्पल सेट हो गई है। रीज़न ये है कि आपके माइंड में ये है कि ट्रांस पैदा हो गया, ख्वाजा सारा पैदा हो गया, उसको घर से निकालना है। माँ बाप का भी माइंड ये हो गया। तो मैं माँ बाप से यही कहती हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज़ अपनी औलाद को, आपका वो लगते जिगर है, आप उसको दूर ना करें, क्योंकि अगर आपने उसको दूर कर दिया, आपका खून है, ठीक है। मैंने वो केसेस देखे सबा कि जब एक ट्रांस मर जाता है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, तो कोई भी जो है ना उसको जो है उसका जनाजा या उसका जो है वो कफन दफन करने वाला नहीं होता। तो हम एटलीस्ट फैमिलीज़ को फ़ोन करते हैं कि आप आइए, ठीक है, और आप आके जो है वो ट्रांस की बॉडी जो है वो एक्सेप्ट करें। अक्सर ऐसा होता है कि फैमिलीज एक्सेप्ट नहीं करती हैं, तो वो फिर हमें करना पड़ता है। तो मैं यही बोलूँगी पेरेंट्स से कि अगर एक ट्रांस पैदा हो जाता है, जिस तरह से मेरे वालिद ने जो है मेरी तरबियत की, मेरी वालिदा ने मेरी तरबियत की, मैं भी आज यहाँ बैठी हूँ, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें कि मेरे माँ बाप भी मुझे घर से बाहर निकाल देते, तो शायद आज मैं वही चीज़ें कर रही होती जो एक ट्रांस आजकल कर रही है, डांसिंग कर रही होती, ठीक है, या मैं सेक्स वर्क कर रही होती, क्योंकि ईजी मनी हमारे माशरे में इतना आसान हो गया है लेना, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें कि एक जॉब नहीं है किसी को, ठीक है, अगर मैं अपना पेज उठाती हूँ, फेसबुक उठाती हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, तो मेरे पास ईजी मनी के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं बहुत आराम से जो है वो अर्न कर सकती हूँ। लेकिन रीज़न ये है कि आपकी तरबियत के ऊपर बात आ जाती है कि माँ बाप अगर औलाद की तरबियत अच्छी करें तो शायद ये चीज़ें ना हों, ठीक है। तो फिर ये बात है कि फैमिली एक्सेप्टेंस ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। और मैं समझती हूँ कि ऐसे सेशन होने चाहिए माँ बाप के लिए भी। चले एक ट्रांस के लिए तो हो रहा है, जिस तरह से मैं ट्रेनिंग वगैरह में करवा रही होती हूँ, बात कर रही होती हूँ कि जो है एक ट्रांस को क्या क्या जो है वो ज़रूरत होती है, क्या उसके राइट्स हैं। तो मैं समझती हूँ कि एक पेरेंट्स के लिए भी जो है इस तरह के सेशन होने चाहिए, गवर्नमेंट की सतह पे भी, ठीक है, और वैसे भी सेशंस इस तरह के होने चाहिए। सही कह रहे हैं। अच्छा बताएं, एजुकेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है? वैसे तो एजुकेशन हर किसी के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, लेकिन आप लोगों की कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले ज़्यादातर लोगों को, ठीक है, आप लोगों के साथ जो माशरे में रवैया है उसके हवाले से, जो एक आप लोगों के राइट्स के हवाले से, जो आप लोगों के रिजर्वेशन है वो अपनी जगह हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि जब आप लोगों की कम्युनिटी से लोग बाहर आते हैं तो उनके हवाले से भी इस तरह से बात होती है कि जी इन्होंने भी मिसबिहेव किया, या इनकी जानिब से भी जो है वो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल सबा, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, सबका राइट्स है, चाहे वो ट्रांस हो, चाहे कोई लड़का हो, एक लड़की हो। एजुकेशन इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि आपको जब तक एजुकेशन नहीं होगी, एडुकेट नहीं होंगे, तो आप आगे माशरे में नहीं बढ़ सकते। सही, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें कि मैं एक बात करती हूँ कि एक ट्रांस है, उसने जो है वो एजुकेशन नहीं ली, उसको NIC का इशू है, ठीक है, उस NIC नहीं बना सकता, क्योंकि जब तक आपका NIC नहीं है तो आप जो है वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, सही है। तो उसको पता ही नहीं है कि आपने NIC कहाँ से बनवाना है, ठीक है, उसको पता ही नहीं है कि आपके बेसिक राइट्स क्या हैंगे, ठीक है। बस वो एक समझने कि एक सोसाइटी में पैदा हो गए और यहीं बढ़े और यहीं जो है वो मर गए, उनको पता ही नहीं चल रहा है क्या नहीं। तो एजुकेशन मेरे हिसाब से बेसिक जो चीज़ें हैं वो तीनों जेंडर के लिए, चाहे एक लड़का हो, चाहे कोई लड़की हो, एक ट्रांस हो, ज़रूरी है। और हमारी कोशिश ये भी है, जिस तरह से मैं बात करी थी जिना टाउन के हवाले से, जो काउंसलर हूँ झांकी में, तो वहाँ पर भी हमने एक जो है वो सेंटर कायम करने का फैसला किया था। अभी तकरीबन उसको 6 महीने हुए हैं। तो वहाँ पर भी हम बेसिक चीज़ें जो ट्रांस के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, एजुकेशंस हैं या कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह हैं, तो वो हम करवा रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि जो है जितने भी ट्रांस हैं या ख़वातीन हैं या लड़का है या लड़के हैं, तो वो आएँ, ठीक है, आके जो है वो इस चीज़ के अंदर जो है पार्ट लें और घरों में ना बैठें। एक होता है ना कि आपने एक मुहिम चलाई है, आप घरों में बैठे हुए, कौन जाए, इतनी लंबी लाइन होगी, वहाँ से कौन नोटिस ले, तो आप एक्टिव होगे तो हम एक्टिव होंगे। अब मुझे पता है कि रिस्पॉन्स वहाँ से आना ही नहीं है सवाल, तो फिर मैं भी जो है वो दरअसल ढीली पड़ जाऊँगी, नहीं यार भाई वहाँ से रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, तो बेकार इन लोगों के लिए काम करना। तो चलिए थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताएं कि बहनों का आपके साथ में कैसा बॉन्ड है, अम्मी का कैसा बॉन्ड है, जब शॉपिंग करने जाते हैं तो साथ जाती हैं, नहीं जाती हैं, उनको आप गाइड करती हैं या वो आपको गाइड करती हैं, क्या किस तरीके से एक जैसे कपड़े बनाते हैं आप लोग, कैसा बॉन्ड है? क्योंकि फिर माशरा तो, खानदान या माशरा तो आपको किसी और एंगल से देखता होगा ना कि अच्छा देखिए ये तो इनके साथ हैं तो ये इनकी बहनें जा रही हैं। रिश्तों में बहनों के तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि उनकी कितनी बहनों की मंगनियाँ हो गई हैं, शादियाँ हो गई हैं, अभी रिश्ते नहीं हुए, क्या क्या फैमिली को क्या हर्डल फेस करने पड़ते हैं? मैं अगर अपनी बात बताऊँ, माशाल्लाह से मेरी 5 बहनें हैं और 5 बहनों की शादियाँ हो गई। अब्बू की डेथ के बाद जो है वो 3 बहनों की मैंने शादियाँ की हैं, तो और माशाल्लाह से मेरे भांजे हैं तकरीबन जो है वो 10, 2 सब बहनों के हैंगे। तो मेरी बॉन्डिंग माशाल्लाह से बहनों से ऐसी है कि मैं मॉर्निंग में आ रही थी आपके पास, तो मैंने कहा मैं सबा के पास जा रही हूँ, तो सारी बहनों को पता था कि मॉर्निंग में जा रही है, तो क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पीना है,
और मैं ये नहीं सोचती कि अगर मैं अपनी बहनों को जो है मार्केट लेकर जा रही हूँ या मैं डेंटिस्ट के पास मैं खुद लेकर जा रही हूँ सिस्टर्स को, तो मेरी बहनें कभी भी ये माइंड में नहीं रखती कि मैं एक ट्रांस के साथ जा रही हूँ, ठीक है। अच्छा। तो मेरे जो भांजा भांजी हैं, ठीक है, वो भी मेरे क्लोज तो इतने आप रहेंगे। इसी गेटअप में चले बिल्कुल जाती हैं बिल्कुल मेरा बिल्कुल यही जो है वो यही होता है, getup रहता है? बिल्कुल यही होता ठीक है, है। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो जाहिर बात है शुरू से बच्चों ने मुझे बढ़ता हुआ देखा है कि जो है हाँ, वो हाँ, सादिया कैसी हैं, तुम आनी आनी करके मुझसे बात कर होते हैं। अच्छा, माशाल्लाह आनी कहते हैं? बिल्कुल सही। बहुत बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हाँ, एक बहनोई है मेरे, थोड़े से वो उनसे ज़रा सी मेरी बातचीत नहीं होती, वरना बहनोई भी काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है वो सपोर्ट करते कोई हैं। टॉन्ट वगैरह नहीं तानेबाजी नहीं तो नहीं, कोई बहुत नहीं अप्रिशिएट करते? करते हैं। अभी मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने एक चांद रात को जो है ख़वातीन के लिए टाउन की सतह पे जो है वो मेहंदी का प्लान किया था। अच्छा। फ्री कैम्प लगाया था। तो अच्छा, माशाल्लाह से मेरी 5 बहनें उसमें बैठी थी, मेहंदी अच्छा, लगा रही थी, ठीक है। सही। और मेरे तीनों बहनें, चारों बहनें वहाँ पे आए हुए थे बच्चों को लेके। अच्छा। तो मेरे साथ वो बॉन्डिंग वाला सिस्टम चल रहा है। हाँ, अम्मी का थोड़ा सा ये है कि अम्मी थोड़ा सा जो ना वो एरिया वालों की बातें सुन के ना कभी कभार के डिप्रेस हो जाती हाँ हैं। कि आपकी छठी बेटी भी है, अच्छा ये अच्छा उनको ये होता है कि ये है कौन, बेटी है कौन है, क्या है क्या हाँ। नहीं। तो ये तो ना अम्मी को थोड़ा सा क्लियर करने में डाउटफुल होता है कि नहीं मैं क्या बोलूँ, हाँ। ये जो है मैं जो है किसके साथ रह रही हूँ, क्या हाँ, नहीं रह रही। तो वो थोड़ा सा सही। अम्मी को इशू होता है। सही। बाकी तो ये अम्मी का हाथ बटाती हैं आप काम में? मैं बता रही हूँ कि जिस तरह किचन से विचन में मैं कोई एक हेल्प सबा कर- मिडिल हाँ। क्लास फैमिली से हूँ, ठीक है। तो जब अब्बा को ज़रूरत पड़ी ना मेरी, हाँ। क्योंकि जब अब्बा मेरे पर वर्किंग कर रहे थे, ठीक है। हाँ। जब अब्बू गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो हाँ। वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी कि जाहिर बात है 5-6 बच्चों का बोझ पालना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैं अब्बा के साथ जॉब भी मैंने की, हाँ। ठीक है। मैं फैक्ट्री लाइन में भी गई, मैंने वहाँ जी। कलर भी भरे, ठीक है। हाँ। बुक बाइंडिंग भी की मैंने, सही है। और जहाँ अब्बा को ज़रूरत पड़ी मैं वहाँ बेटा बनी, हाँ। ठीक है। अब अम्मा को मेरी ज़रूरत है तो मैं एक बेटी हूँ। हाँ। मैं घर के सारे काम भी करती हूँ, मैं कुकिंग भी कर रही होती हूँ, उनका हाथ बटा रही होती हूँ। कभी तबीयत खराब हो जाती है तो अम्मी आप लेट जाओ, मैं पूरे घर के काम कर रही हाँ, होती हूँ। सही। तो ज़ाहिर है सिस्टर अपने अपने घरों की हैं, तो जितनी भी वर्किंग करनी होती है, जितना काम करना होता है, फिर वो मेरे पर लोड आ जाता है। सही। अम्मी क्या बनाना खाना वाना है? बनाया? बिल्कुल बिल्कुल, क्या अल्हम्दुलिल्लाह। बना लेती हैं? मैं बिरयानी भी बना लेती हूँ, कोफ्ते अम्मी से मैंने सीखे हैं, ठीक है। अच्छा, कौरमा सही। है। तो अभी ईद पे जो शामी कबाब अम्मी ने मुझे सिखाए थे, तो शामी कबाब बना लेती हूँ। तो हाँ। कुकिंग वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आती है। समझें कि अगर तो जब बहनों के रिश्ते वाले आए और रिश्ते हो रहे थे तो उस टाइम पर उस वक्त थोड़ा सा इशू था, समझें कि उस टाइम पे मैं साइडलाइन हो जाती थी, ठीक है। जब तो बाद में जब बिल्कुल- पता चला होगा कि जब पता आपने- चला तो जाहिर है बहनों ही माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं, अंडरस्टैंड हाँ। करने वाले हैं, एजुकेटेड हैं। हाँ। तो मतलब आप उन्होंने, जब रिश्ता हुआ बहनों का तब नहीं बताया जब कि नहीं बताया था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि ससुराली वाले काफ़ी जो है हाँ। ऑप्शन उठाते हैं कि हाँ। नहीं आप एक ट्रांस भी हैं, ये हाँ। है। तो उस ज़माने में थोड़ा सा फिर मैं अम्मी ने फिर हैंडल किया जो किया ना, फिर जब आहिस्ता से बताया कि भाई ट्रांस भी हैगा, हाँ। और जब इस पोजीशन पे है तो जाहिर बात है एक्सेप्ट करना तो मस्त था। हाँ। तो फिर उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं उठाया। देखिए, मैं अगर बात करूँ ना एज अ ट्रांस, तो मैं जो है वो जॉब शुरू से करती आ रही हूँ, हाँ। ठीक है। तो कोई ऑप्शन उठाने का लेकिन किसी को साथ ही जरूरत बहनों पे तो प्रेशर आता होगा ना ससुराल वालों मैं का वही कि बता रही तुमने थी, एक क्यों बहन नहीं पे अभी भी बताया? आता है, अभी एक बहन पे आता है, तो अच्छा। वहाँ पे मैं खुल के सामने अभी तक नहीं आई हूँ, एक पर्दा रखा हुआ है। हाँ। लेकिन ये है कि आता है, अक्सर आता अच्छा, है। अच्छा, अब मैं सही। आज जो हूँ, समझें कि मैं इस वजह से खुल के बात कर रही हूँ क्योंकि चारों को पता है, एक को थोड़ा सा नहीं पता। तो मैं हाँ। आराम से जो है वो बात कर रही हूँ। वरना अगर हाँ। शायद बहनों का मामला होता है कि नहीं यार फैमिली इशूज़ हो जाएंगे उनके हाँ, ससुराल में, तो सही। शायद आज मैं यहाँ नहीं आती। यहाँ नहीं आती, सही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाँ। बहनों का भी देखना है कि उस और उनका मियाँ है, फिर बच्चों पे असर क्या पड़ता है, हाँ। क्या नहीं पड़ता, तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सही, वो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो अच्छा, बाकी कजन्स के साथ कैसी बॉन्डिंग है? नहीं, cousins शुरू हैं, से नहीं, रिश्तेदार नहीं, शुरू हैं से या हमारी क्या कोई है? बॉन्डिंग नहीं थी। नहीं, कोई बॉन्डिंग नहीं थी, क्योंकि जाहिर बात है रिश्तेदार कैसे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब्बू की डेथ के बाद वही वाली बात आ गई सबा। कितने आपके चचा हैं फैमिली में? चचा ताया जो है वो वगैरह 7 मामू? थे, अच्छा, ठीक है। अच्छा। अब्बू को मिला के तो एक रह गए हैं, बाकी सबकी डेथ हो गई है, अच्छा। ठीक है। अब्बू का जब जनाजा उठा है और हम वापस आए हैं, हाँ। ठीक है, उसके बाद से मैंने अपने किसी रिश्तेदार को नहीं देखा। अच्छा। किसी रिश्तेदार को नहीं देखा। सबा अब्बू जब इस दुनिया से गए थे तो अब्बू की जेब में हाँ। 750 रुपये थे, हाँ, और 7 साल हो गए। सही। और मैं जब से, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बाइज़्ज़त रोज़गार एक रोटी कमाती हूँ, आधी अपनी माँ को खिलाती हूँ, आधी मैं खुद खाती हूँ। और मैं फ़ख्र से कहती हूँ कि यार मैंने रिज़्क़ हलाल कमाया है, कभी हराम नहीं कमाया। सही। तो मैं उन लोगों से कहूँगी कि आधी रोटी खाएं लेकिन इज़्ज़त की खाएं। बहुत बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया। और जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी है, अल्लाह ताला आपकी कम्युनिटी से बिलोंग करने वालों को भी इसी तरीके की जो है वो ज़िंदगी दे। बहुत शुक्रिया सादिया, आप हमारे शो पर आई और बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो कि आपकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और बात यही है कि जो भी फैमिलीज़ हों, अगर उनके पास इस तरह के लोग हैं तो ज़रूर उनकी केयर करें, उनको अपने से अलग ना करें, और उनकी एक्सेप्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनके लिए अपने घरों में ये स्पेस निकालें, क्योंकि ऐसे लोग फिर बाहर जाकर अपने पेरेंट्स को कितना याद करते होंगे। कोई कैसे अपनी माँ को भूल सकता है, बाप को भूल सकता है, भाई को भूल सकता है? दिस इज़ सो पेनफुल।
यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो वीकेंड है और वीकेंड की जो वाइब्स होती है ना, वो बस ये होता है कि खाना, फिर आपने डिनर करना है या लंच करना है या कहीं घूमने जाना है या फिर आपने आउटडोर क्या एक्टिविटी करनी है और फैशन क्या है ना। तो भाई फैशन में तो अब जब गर्मियाँ आती हैं ना तो लॉन के कपड़े, लॉन के ड्रेसेस सब आ जाते हैं और लॉन इतनी ज़्यादा वर्सटाइल हो गई है, लॉन के अंदर इतनी वैरायटी आ गई है कि लॉन में आप प्लेन ड्रेसेस भी ले सकते हैं, लॉन के आप जो है वो प्रिंटेड दुपट्टे के साथ भी ड्रेसेस ले सकते हैं और लॉन के ड्रेसेस जो हैं वो पार्टी वेयर भी हो गए हैं, यानी लग्जरी लॉन भी आ गई है। और बहुत सारी इस तरह के प्रिंट्स जो होते हैं, ब्लॉक प्रिंट्स हैं या फिर वो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है ना वो मेस प्रिंट होता है, एक मेस प्रिंट भी कहलाता है, जिसके अंदर बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं और अलग अलग जो है उन्होंने वो उसको काम और कढ़ाई की होती है, कहीं स्लीव्स जो हैं वो प्लेन होती हैं। सो अब जो टाइम चेंज हो रहा है, अब जो फैशन चेंज हो रहा है, यानी गर्मियों का जो पहनावा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट पहनावा हो गया है। तो इस हवाले से जो है वो हम आपको दिखाते हैं कि हमारी जो एक्ट्रेस हैं उनके क्या क्या नए नए शूट्स हैं। तो हेयर वी को ज़रा देखिए रमशा क्या कर रही हैं। अच्छा जी, तो ये आपने देखी कि ये कितनी ज़बरदस्त जो है वो एक्टिविटीज़ हैं और कितनी ज़बरदस्त जो है ये शूट्स हैं लॉन के, जो कि हमारी एक्ट्रेस जो हैं वो उन्होंने किए हैं। अब आपको दिखाते हैं कि मायरा खान जो है वो क्या कर रही हैं। चले जी, तो वाइट का फैशन भी बहुत है और अगर आप देखें ना तो एक्ट्रेस जो गर्मियों में जो ड्रेसेस चूज़ कर रही होती हैं या फिर जो फैशन होता है उस हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट कलर के ऊपर लोग चले जाते हैं। नहीं, गर्मियों में बहुत ज़्यादा लाइट कलर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन काम जो है वो हैवी होता है। चाहे कलर आपने लाइट रखा हुआ हो, लेकिन काम जो है वो ड्रेसेस के ऊपर वो हैवी होगा। आपको दिखाते हैं ये मेकओवर जो कि बहुत वायरल हुआ है नीलम मुनीर का, ज़रा ये देखिए। अच्छा जनाब, तो ये आपने देखा कि मेकओवर हो रहा है और किस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं। अच्छा, जो फैशन है ना, फैशन का एक बड़ा गर्मियों में ना बड़ा ट्रेंड चेंज भी होता रहता है। समटाइम्स इट हैपन्स कि जो है वो क्या होता है कि जब आप लाइट कलर्स पे जाते हैं तो आपको ऑन एंड ऑफ काम उसके ऊपर भारी रखना पड़ जाता है, या फिर अगर आप भारी काम ले रहे होते हैं तो फिर आप ये सोचते हैं कि आप दुपट्टा जो है उसका वो थोड़ा सा लाइट रख लें। अच्छा जनाब, फैशन की बातें चल रही हैं तो साथ के साथ आपको बताते हैं कि मौसम कैसा है, और मौसम और फैशन का दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। तो ज़रा जानते हैं रिमशा से कि इस मौसम में, इन गर्मियों के मौसम में जो है वो रिमशा इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या देख रही हैं। वीकेंड है, लोग किस तरह से नाश्ता कर रहे हैं, मौसम अच्छा है या नहीं है, गर्मी बढ़ गई है, जानते हैं रिमशा से। और रिमशा, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, आज जो है वो हफ्ते का रोज़ है और शहरियों की बड़ी तादाद जो है इस वक्त फूड पॉइंट्स का रुख कर रही है। और सुबह के औकात में अमूमन जो होता है हफ्ते का रोज़ लोगों की छुट्टी भी होती है, तो शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो अपने दोस्तों के साथ जो है, अपने घर वालों के साथ जो है वो नाश्ते पॉइंट्स का रुख करती है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ महमूदाबाद में। मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगी कि दिखाएं कि इस वक्त रश कितना है और लोग जो है वो नाश्ता ख़रीदने के लिए इस वक्त जो है फूड पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं। इस वक्त हलवा पूड़ी की दुकान पर बड़ा ही रश देखने में मिल रहा है और यकीनन शहर कायद के लोग जो है वो हलवा पूड़ी बड़ा ही पसंद करते हैं। दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनकी हलवा पूड़ी में ऐसा क्या चीज़ ऐड होती है कि इतना रश हम देख रहे हैं और लोग जो है वो लेने आ रहे हैं। हलवा पूड़ी की प्राइस क्या है और क्या क्या चीज़ें जो है हलवा पूड़ी के साथ मिलती है, ये बताएं। हमारे पास हलवा पूड़ी होती है, उसके बाद स्पेशल बीफ कचौरी होती है, बीफ का पराठा होता है, स्पेशल खस्ता कचौरी होती है और हलवा तो हमारा माशाल्लाह बहुत टेस्टी होता है। तो लोग छुट्टी वाले दिन ज़्यादा एंजॉय करते हैं, भरपूर मज़े लेते हैं, काफ़ी रश होता है माशाल्लाह से। इस वक्त आप देख रहे हैं कि नौजवान भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। मुझे ये बताएं, हलवा पूड़ी खाने के लिए कहाँ से आते हैं? अपने दोस्तों के साथ नज़र आ रहे हैं, कितना पसंद है? हम लोग हलवा पूड़ी काफ़ी माशाल्लाह पसंद कर रहे हैं। वहाँ यहाँ की हलवा पूड़ी भी अच्छी है। हम लोग अम्बाला बेकरी के पास है, वहाँ काफ़ी हलवा पूड़ी वाले हैं, लेकिन इनकी हलवा पूड़ी अच्छी है, इस वजह से यहाँ आ गए। और जी बिल्कुल, नौजवान अपने दोस्तों के साथ आए हुए हैं, हलवा पूड़ी को एंजॉय कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज छुट्टी का रोज़ है और हम जो है हलवा पूड़ी का आज नाश्ता करने के लिए दोस्तों के साथ आए हैं। चले जी, वीकेंड्स वाइब्स जो है ना वो कुछ ऐसी होती है कि लोग हलवा पूरी का भी नाश्ता कर रहे हैं, मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ जो है वो अब ये सोच रहे हैं कि कल उन्होंने अपनी छुट्टी का दिन जो है वो कहाँ जाना है सैरो तफरी के लिए। तो अब बर्थडेज का सिलसिला भी जारी है और ये बड़ी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची हैं, इनका नाम है जुनैरा सऊद और आज इनकी बर्थडे है। तो जुनैरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो जनाब, ये थी जुनैरा जो कि हमारी टीम मेंबर सऊद भाई की बेटी हैं। विश यू गुड लक और आज अपनी बर्थडे अच्छे से मनाइए और खुश रहिए। अच्छा जनाब, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है।
वेलकम बैक। तो हमारे साथ हमारी शेफ्स मौजूद हैं और आज हम जानेंगे कि गर्मियों में जो है जब मौसम बदलता है तो खाने भी बदल जाते हैं, जब खाने बदलते हैं तो डेफिनेटली उनकी रेसिपीज भी बदल जाती हैं और काफ़ी सारे चेंजेस भी हो जाते हैं। तो शेफ सारा हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ शेफ शमा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप दोनों? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह गुड। आप बताएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। भाई हमारी जो शेफ्स है ना, मुझे तो लगता है जी ठीक है, नई रेसिपीज के साथ ना बड़े नए नए फैशन भी करके आएंगे, बड़ी प्यारी लग रही हैं दोनों, बड़ी प्यारी लग रही हैं। अच्छा ये बताएं कि अब क्योंकि गर्मियां हैं और गर्मियों में अब ये होता है कि सर्दियों में हम फिश और बहुत सारी चीजें खा खा कर जो है ना पाए निहारियां और पता नहीं टिक्के ये सारा कुछ खा के ना इतना हो रहा है कि एग्जॉस्ट हो रहे होते हैं। अब क्या होता है कि गर्मियों में एक तो गर्मी है, मौसम ऐसा है, और फिर इस मौसम में ना कुछ हल्की ग़िज़ाएं, मतलब खिचड़ी के साथ कोई चीज खा लें, अच्छा सा दाल चावल हो या दही फुल्की हो। अरे वाह वाह वाह, बस मतलब शमा ने जो है ना वो सारी आज डिशेस बता देनी है। तो क्या बनाया जाए मजे का कि जब आप थके हारे दिन में अपने घर जा रहे हो तो आप कुछ अच्छा खा सकें और कुछ डिफरेंट टेस्ट के साथ, मतलब खिचड़ियाँ भी तो होती है ना, वो डिफरेंट तरीके से आप पका सकते हैं, खा सकते हैं। तो उसके बारे में मेथी की खिचड़ी होती है जिसमें मूंग की दाल और मेथी के साथ बनाते हैं, बहुत मजे की होती है वो। और वो मतलब कि उसके पूरा न्यूट्रिशन भी आपको मिल जाएगा और सारी चीजें भी, टेस्ट भी उसके साथ होगा। खिचड़ी बनाए तो उसके साथ 5-6 चटनियां बना लें, आप अचार रख लें। और आजकल जो एक चीज आ गई है वो कैरियां आ गई हैं, कच्चे आम जो है वो आ गए हैं मार्केट के अंदर, तो वो आप मंगाएं, उसकी लौंजी बना लें। लौंजी की बहुत इजी रेसिपी होती है, इंस्टेंट अचार जिसको हम लोग कहते हैं। तो वो आप कट करें, उसमें सारे मसाले डालें, थोड़ी सी सौंफ डालें, कलौंजी डालें और वो सब कुछ डाल के फ्राई करें। उसपे कैरियां डाल के कट करके उसको दम लगा दें आप, 10 मिनट में वो रेडी हो जाता है। वो दाल चावल के साथ इतने जबरदस्त जाता है कि कोई हाथ नहीं। बच्चे भी शौक से खाते हैं, बड़े भी शौक से खाते हैं। अगर उसको मीठी चटनियां बनाना है तो उसका मीठी चटनी बना लें, थोड़ा सा मुरब्बा टाइप का जो होता है उसको आप कट करें। शमा ऐसा भी होता है ना कि दाल चावल के साथ, जैसे स्पेशली मैं ये करती हूँ कि मैं अम्मी को कहती हूँ अम्मी दाल चावल बनाए, ऐसा कुछ नहीं, उसके साथ आप मुझे पापड़ फ्राई कर दें। बिल्कुल ऐसे तो मैं पापड़ भी डाल के खा लेती हूँ। पापड़ तो हम जो मजे के लगते हैं, स्पीकिंग फैमिलीज है उनके तो मस्ट होता है ना, दोपहर के दाल चावल के साथ पापड़ रखना, सलाद हो, कचूमा सलाद हो। हाँ बिल्कुल, रायते के बगैर तो जिंदगी ना अधूरी लगती है। गर्मियों में स्पेशली मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है दही बड़े, और गर्मियों में और वो एक ऐसी चीज है, दही बड़े जो होते हैं वो दही में आप फुल्कियां सिर्फ डाल लें बना के, और हर चीज आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, दोपहर में रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और ट्रस्ट में मतलब कल या परसों अम्मी ने पता नहीं कुछ चिकन को कुछ ऐसा सालन बनाया था, शायद कल ही। तो जब मैं ऑफिस से गई तो मैंने कहा आपने चिकन क्यों बना लिया, आप दाल चावल बना ली थी। तो अम्मी ने कहा बस मैंने बना लिया, अब तुमने खा लेना है, वैसे तो तुम चिकन करती हो। बात यह ना कि गर्मियों में आपका मूड चेंज हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है। अच्छा जी, सारा हमारे साथ मौजूद है। सारा ये बताएं कि क्या एक्टिविटीज़ हैं अब, क्योंकि जब ना तो शेफ्स की परेशानी और बढ़ जाती है। चले जी, सर्दियों में तो हैवी खाने जो है वो इंसान खा लेता है और वो शेफ्स भी बड़ी मज़े की तरकीबें बता देते हैं कि भाई आपने इतने मसाले डाल लेने। ये गर्मियों में ये होता है कि गर्मियों में खाना भूख से नहीं, गर्मियों में खाना आप मूड से खाते हैं कि आपका मूड है तो आप खाएंगे, भूख लग रही है, लेकिन अगर मूड नहीं है तो फिर आप कहते हैं मैं इतना हैवी खाना नहीं खाता। बिल्कुल। क्या अच्छी सी डिश है जो गर्मी में लंच में, डिनर में सर्व की जा सकती है घर में, घर वालों के लिए, और वीकेंड पे स्पेशली संडे, अब का लोग संडे होगा तो किस तरीके से लोग जो है ना सर्व कर सकते हैं जो हैवी भी नहीं लगे और मूड के अकॉर्डिंगली हो? अच्छा, सबसे पहले तो ये होता है कि गर्मियाँ जैसी आती है ना तो हमारा मूड वैसे ही आपने जैसे बताया स्विंग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हम डेफिनेटली मूड के हिसाब से अपनी रेसिपीज़ को मेंटेन करते हैं, बैलेंस करते हैं, अपने किचन को उसी तरह से रेडी करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही सर्दियों के पकवान होते हैं यानी कि रेसिपीज़ होती हैं मज़ेदार सी, इसी तरह से गर्मियों को भी इंजॉय करें। अगर हम ये सेट कर लें कि जी गर्मियाँ हैं और हम ये खाने नहीं खा सकते, वो खाने नहीं खा सकते, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, खाना खा ही नहीं सकते। और ऑल्दो तो किचन में जाना ही एक अजाब होता है गर्मियों में। सबसे पहले तो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना होता है गर्मियों के लिहाज से, और देन जब आप किचन में जा रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखना होता है कि आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं करने। खाने आप सब खा सकते हैं जो सर्दियों में भी खा रहे हैं, लेकिन आपने अपने मसाले जात को थोड़ा सा क्वांटिटी लेवल पे कम कर लेना होता है ताकि उन स्पाइसेस से खाना हमें नुकसान नहीं करता, लेकिन ज़्यादा मिर्चें, ज़्यादा स्पाइसेस हमें हमारे जो डाइजेस्ट सिस्टम है उसको ख़राब कर देती हैं, और जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि शायद हमने हैवी फूड ले लिया है या हैवी रेसिपीज़ ले ली हैं। तो दैट्स द रीज़न कि हम जो है वो थोड़ा सा क्लैप्स कर रहे हैं या हमारा जो एक सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। सही। सो दिस इज़ द मेन आप कह लें कि की पॉइंट कि आपने गर्मियों में सबसे ज़्यादा स्पाइसेस को कंट्रोल करना है, देन यू कैन ईट इट एंड यू कैन एंजॉय द एवरी रेसिपीज। सो सबसे पहले आप ये इस चीज़ पे आप बैलेंस करें। देन सेकंड वन कि आपने दही का इस्तेमाल कंपलसरी लेना है लंच में।
सही। अगर आप दही से बनी हुई, चाहे आप दही बड़े हो, दही पकौड़ा हो, लस्सी हो, या जीरे के साथ आप उससे रायते के साथ एंजॉय करें। और दही तो स्किन के लिए भी सारा बहुत अच्छी है, बहुत दही अच्छा का इस्तेमाल ये कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, गर्मियाँ आती है ना, वहाँ पे खाने चेंज हो जाते हैं, पहनावे चेंज हो जाते हैं, वहीं पर मेकअप भी चेंज हो जाता है। और जब मेकअप चेंज हो जाता है ना, तो फिर इंसान ये कहता है कि जी अब मेकअप चेंज हो गया, मैं किससे पूछूं, ब्यूटी एक्सपर्ट्स हमें जो है ना वो बात करनी पड़ेगी कि भाई गर्मियों में मेकअप कैसा हो। तो मेरे साथ इस वक्त नादिया मौजूद हैं और ये बड़ी ज़बरदस्त मेरी दोस्त भी हैं और ब्यूटी एक्सपर्ट भी हैं। नादिया, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। अच्छा, तो नादिया ये बताएं कि अब गर्मियों में क्योंकि मेकअप का स्टाइल चेंज हो जाता है, और गर्मियों में यूजुअली जो मेकअप हम सर्दियों में कर रहे होते हैं, हैवी आई मेकअप होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो ज़्यादा कॉन्टूर होता है, सारा कुछ होता है। गर्मियों में दिल करता है बस बंदा मेकअप ही नहीं लगाए, बस गर्मियों में ना विदाउट मेकअप आप हल्का सा ब्लश करें और बैठ जाए, या ना कि नो मेकअप लुक, वो वाली होती है। लेकिन मसला ये कि नादिया को पता है कि नो मेकअप लुक में बड़ा मेकअप होता है। क्या कौन सा वाला मेकअप करें गर्मियों में? अब देखो, नो मेकअप भी होगा लेकिन मेकअप कंप्लीट ही होगा, लाइक मस्कारा भी होगा, बेस भी लाइक होगा, लिपस्टिक भी होगी, ब्लशिंग भी होगा, होगा वो सब कुछ। बट ये कि हम थोड़ा सा उसके हिसाब से, समर के हिसाब से जो है ऑयल कंट्रोल चीज़ें यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और लाइट मेकअप में अगर हम देखते हैं तो लाइक मूस बेस हम यूज़ करेंगे, या हम कॉम्पैक्ट इस तरह से यूज़ करेंगे, या बीबी ग्लो के साथ हम थोड़ा सा टेंट यूज़ करते हैं, तो वो थोड़ा सा नेचुरल और थोड़ा ग्लोइंग वाला। अब बहुत ज़्यादा ग्लॉसिंग नहीं, बट ये मॉइस्चराइज तो मेकअप डेफिनेटली होना चाहिए। तो उसके लिए ये है कि आपने जो एक अपना जो बेस फाउंडेशन है वो लाइक बिल्कुल बहुत लाइट से भी आपने अगर किया ना, और उसके ऊपर कॉम्पैक्ट का जरूर डेफिनेटली होगा, कोई स्वेटिंग होती है तो वो आपने थोड़ा सा डस्ट कर दिया अपना कॉम्पैक्ट पाउडर का, सही, और क्योंकि टैपिंग कर दी, क्योंकि स्वेटिंग थोड़ा सा उस पर पाउडर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, सही, तो वो काफ़ी थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग। और फिर ये है कि थोड़ा सा टेंट आपने कर लिया, नेचुरल आपने लैशेस का वो कर लिया, लैशेस को अच्छी तरह मस्कारा कर लिया, सही। और सेकेंड ये कि आप लिप्स के साथ जो है लिपस्टिक में चिपस्टिक लगा के, अगर लिपस्टिक लगाते हैं तो लिप्स आपके मॉइस्चर रहेंगे, आप ग्लॉस ना भी लगाएं तो ग्लॉस ना भी लगाएं। अच्छा नादिया, एक और चीज़ है कि मुझे बेस का, आई वांट टू आस्क यू अबाउट बेस। ये जो बेस होता है ना, इसमें हर कोई, अगर आप ब्यूटी एक्सपर्ट्स देखें, इंस्टा रील्स देखें, सोशल मीडिया देखें, आप कोई भी ऐप देखें, कोई भी ब्यूटी एक्सपर्ट देखें, बेस लगाने से पहले वो लोग कोई ना कोई फाउंडेशन, या जिसको कहना चाहिए कंसीलर, या एक डार्क सा फाउंडेशन लगाते हैं, पहले अप्लाई करते हैं, बिल्कुल, फिर एक वाइट सा फाउंडेशन लगाते हैं, फिर उसके बाद एक और कोई जो है ना वो फाउंडेशन होती है। ट्रस्ट मी, मुझे आज तक ये लॉजिक नहीं समझ में आई कि अगर किसी का स्किन कलर 10 है तो भाई एक फाउंडेशन लगा के और आप स्प्रे कर लें, वो जो आप स्प्रिंकल करते हैं, हाँ, फिक्सिंग स्प्रे। बल्कि एक और भी मुझे कोई बता रहा था कि आजकल जो वो बहुत ज्यादा शाइनी फेस वाला जो मेकअप है ना, उसमें वो कोई स्प्रिंकल करते हैं, फिक्सिंग स्प्रे में थोड़ा सा शाइनर होता है। जरा मुझे ये बताए ना, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट कि 3 से 4 बेस मुंह के ऊपर? नहीं, एक्चुअली वो क्या बेस है ये? 3 से 4 नहीं हो रही, वो हो रहा ये होता है कि लाइक वो पहले जो स्किन को हम बिफोर मेकअप थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं, वो ऐसे करते हैं, लाइक पहले क्लेंजिंग हो गई, मॉइस्चराइजर लगा लिया, सही, देन आपने जो है उसके बाद हाइड्रेट स्प्रे कर लिया, ताकि वो समर में जो है थोड़ा और अच्छा बेस को ग्रिप कर सके, सही। सेकंड, वो जो आप जो बता रहे हो ना, जो होता है वो इंस्टाग्राम उस पर आप देख रहे होते हैं, वो ये हो रहा होता है कि लाइक वो पहले क्या करते हैं कि वो पहले कंटूरिंग करने के लिए डार्क बेस के सिर्फ कट्स बनाते हैं, चीक्स नहीं नादिया, पहले एक डार्क सी जो है ना वो बेस लगाते हैं, मतलब बेस कह लें, उसको फाउंडेशन कह लें या कवरिंग कह लें, क्या है, उसके बाद फिर कॉन्टोरिंग के लिए फिर ब्लश होके यहाँ वाइट, फिर उसके बाद बेस, फिर उसके ऊपर फाउंडेशन, मतलब तो वो कंटूरिंग का वो करके और उसके ऊपर फिर ब्लश वगैरह कर देते हैं, ठीक है। और फिर जो ये जो बेस है ना, वो जो ये व्हाइट आप जो यहाँ कह रही है कंटूरिंग, वो फिर बेस एप्लीकेशन पे वो बाद में कर रहे होते हैं, आई मेकअप के बाद, सही। तो वो इस तरह लग रहा होता है कि बहुत कुछ चीजें हो रही हैं, बहुत कुछ चीजें हो रही हैं, और सबकी टेक्निक थोड़ी मेकअप आर्टिस्ट की डिफरेंट होती है। अच्छा, हर किसी की टेक्निक डिफरेंट होती है, बट इज इट नेसेसरी कि भाई आपने ये पहले कंसीलर ही लगाना है? क्योंकि पता है क्या होता है, एक जो स्ट्रेटेजी होती है ना, वो सब फॉलो करते हैं। अभी अगर किसी को कंसीलर की जरूरत है या नहीं है, वो जरूर कंसीलर लगा रहे होंगे, किसी को जरूरत है या नहीं है, 2 या 3 फाउंडेशन की वो जरूर फाउंडेशन, कि हर किसी को हर चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन वो सारी ऑल चीज अपने पास रख रहा है, ठीक है, ओके फाइन, वो परचेज कर रहा है कि कंसीलर भी मेरे पास हो, मेरे पास प्राइमर भी हो, मेरे पास फाउंडेशन भी हो, ये भी हो, वो तो ठीक है। बट ये कि जरूरी नहीं किसी के अगर वो ही नहीं है, सर्कल ही नहीं है, डार्कनेस ही नहीं है, तो वो क्यों कंसीलर यूज करेगा? वो तो अच्छी बात है कि और नेचुरल बेस यूज को लग जाएगा। और अगर आईज के नीचे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है बेस की, मेरा ये कहना है कि फाउंडेशन ज्यादा आईज के नीचे ना लगाया जाए, वो चाइनीज आईज बन जाती हैं,
या बिल्कुल छोटी स्मॉल सी आईज बन जाती है, जिसको लोग बहुत फिर परेशान भी होते हैं। तो आईज के नीचे हमेशा बहुत कम फाउंडेशन लगाना चाहिए, उससे रिंकल्स भी नहीं बनते, लाइंस भी नहीं बनते। और जितना भी हैवी मेकअप का लुक जो आ रहा होता है वो आईज अराउंड सराउंडिंग आईज के ही मेकअप ज्यादा लगने की वजह से आ रहा होता है। सही। तो डार्क सर्कल्स जिनके होते हैं उनको कौन सा कंसीलर जो है वो यूज करना चाहिए? लाइक उनको कंसील करके फिर उसके बाद जो है वो फाउंडेशन अप्लाई करना चाहिए? बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, मुझे जरा बताइएगा कि भाई अगर आपके पास कोई रेड कलर की लिपस्टिक है या पिंक कलर की लिपस्टिक है तो वो आप अपने डार्क सर्कल्स के ऊपर अप्लाई करके और वो फिर मैं आपको यही ऐसे जवाब देने वाली थी कि करेक्शन जो हम करते हैं आफ्टर प्राइमर, हम करेक्शन करते हैं लाइक ऑरेंज, ग्रीन और इस तरह का आपने एक पैलेट देखा होगा, उससे वो कंसील अगर किया जाता है तो वो बहुत नेचुरल कंसील होता है। अगर कोई डार्क बेस से या कोई अपने ही फाउंडेशन से कंसीलिंग की कोशिश करता है तो वो हैवी हो जाता है। लेकिन अगर उससे पहले आप करेक्शन लगा लेते हैं ग्रीन से या ऑरेंज से, अगर किसी का डार्क कॉम्प्लेक्शन है वो ऑरेंज कलर यूज करेगा, थोड़ा सा फेयर पे उसको कंसीलिंग की जरूरत है तो वो ग्रीन शेड पे यूज करेगा। तो अगर वो करेक्शन उस पर लगा लेता है उसके बाद लाइट से कंसील करके करता है फाउंडेशन तो बेस बिल्कुल नेचुरल लगता है। कोई उसमें अच्छा स्कार्स भी जो होता है हिडन स्कार्स जो है वो भी छुप जाते हैं, क्योंकि ये बड़ी अच्छी टेक्निक होती है कि भाई अगर आपके पास कोई पिंक से अच्छा कोई भी लिपस्टिक हो ना उसके लिए कोई डेफिनेटली पिंक और ऑरेंज और ग्रीन और इसी तरह से और उसके पैरेलल करेक्शन कलर्स जो है वो किट भी आ रही होती है, उसकी आप जो चाहे वो बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको मेकअप की जो सेंस है ना ये आपको ब्यूटी एक्सपर्ट से मिलती है। और हमारे साथ नादिया मौजूद है, शमा है और सारा है, ये सारी लेडीज़ इस वक्त मौजूद हैं जो कि हमें ये बताएंगी कि खानों में आप क्या बेहतर कर सकते हैं और मेकअप में क्या बेहतर हो सकता है। हमारे साथ रहिए, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि गर्मियाँ आ गई हैं तो मेकअप का अंदाज़ भी चेंज हो गया है, खानों का अंदाज़ भी चेंज हो गया है, कपड़े पहनने की जो स्टाइलिंग है वो भी चेंज हो गई है। ऑब्वियसली सब लोग लॉन पर आ गए हैं और हल्के कलर्स पर आ गए। शमा ज़रा ये बताएं कि अभी जिस तरीके से हम बातें कर रहे थे कि गर्मियों में हल्की फुल्की ग़िज़ाएँ जो हैं वो बड़ा मज़ा देती हैं, लेकिन क्या होता है कि ये हल्की फुल्की ग़िज़ाएँ जो है ना अगर इनमें टेस्ट ना हो या इनमें भी थोड़ा स्पाइस ना हो ना तो फिर इंसान कहता है नहीं भाई मेरा अब दिल नहीं कर रहा, फिर मैं कुछ ऐसा करता हूँ, कुछ लाइटर सा कोई चीज़ बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ या क्या चीज़ें आप समझती हैं कि बेस्ट हो सकती हैं गर्मियों में जिससे पेट भी भर जाए? और क्योंकि गर्मियों में आपको पता है वैसे ही दिल अजीब सा हो रहा होता है, घबराहट हो रही होती है, तो ठंडी चीज़ों में क्या आप प्रेफर करती हैं आपके भाई ये बड़े सही रहती है, एनर्जी भी मिलती है? आप बच्चे बड़े सब स्मूदी ले सकते हैं आराम से, फ्रूट्स की स्मूदी। और इस वक्त तो जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो वो तो फ्रूट्स का ज़माना है, सारा फ्रूट्स का ज़माना और है, अभी जो है वो वाटरमेलन आया हुआ है, वाटरमेलन का जूस बनाएं, वो बच्चों को दें, खुद भी नाश्ते में पिएं, वैसे ही खा लें आप फोक के साथ। तो मतलब काला नमक हल्का सा डाला, काली मिर्चें डाली और वो आपका पूरा एक जबरदस्त नाश्ता होता है। मैं खुद वही नाश्ता करती हूँ गर्मियों में। सही। और मतलब स्मूदीज हो गई, आजकल स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं, वो बेस्ट है आपके पास। आप थोड़ी दही डालें, स्ट्रॉबेरी डालें, थोड़ा सा मिल्क डालें और हल्का सा हनी डाल दें और उसको आप ब्लेंडर में डाल के और वो स्मूदी बना के पी लें, थोड़े से नट्स डाल लें, बच्चों को दे दें। मतलब वो बेहतरीन चीज़ें हैं, मतलब ये लाइट भी फील करवाएंगी आपको, आपके न्यूट्रिशन भी पूरा हो जाएगा और ये कि आप हेल्दी वे में भी खा पी रहे होंगे। सही। दूसरी चीज़ ये कि जैसे अभी संडे का आपने बोला कि कल संडे है और अच्छा सा नाश्ता करने का दिल करता है, आप आलू लें, उसके हल्का सा जीरा डाल के कतलियाँ बनाएं, उसकी हल्की सी काली मिर्च और नमक डाल के और वो आप रोटी के साथ या चपाती के साथ आप ट्राई करें, सुबह हल्का सा पराठा बना लें। तो मतलब वो टमाटर की चटनी भी तो बिल्कुल टमाटर की चटनी बना लें आप, उसके साथ उसको थोड़ा सा पुदीने और अनारदाने की चटनी बेस्ट है गर्मियों के लिए। तो वो अगर आप बना के रख ले तो वो एक हफ्ते भी चल जाती है। पुदीने की चटनी या अनारदाने की जो चटनी है, ये पुदीने की चटनी किस तरह बनेगी थोड़ी सी बताएं। अच्छा, और पुदीने के पत्ते आप ले लें, बिल्कुल फ्रेश पुदीना, और थोड़ा सा अनारदाना जो है उसको भिगो लें, ठीक है। उसके बाद दोनों को ब्लेंडर में डालें, हल्का सा नमक और एक हरी मिर्च डाल लें और उसको ब्लेंड कर लें, वो बेहतरीन है। हल्का सा जीरा भी डाल सकते हैं आप और वो आप बेसन की रोटी के साथ खाएं, वो बहुत मजा करेगी। अच्छा, इसको प्रिजर्व किया जा सकता है? बिल्कुल, एक हफ्ता आप वो फ्रिज में रख के खाएं, कोई मसला नहीं है, जब तक खत्म हो जाएगी आराम से। सही। और अनारदाने की चटनी? अनारदाना भी उसी के अंदर डाल लें, पुदीने के साथ ही आप अनारदाना डाल लें। हाँ बिल्कुल, तो वो बहुत बेहतरीन चटनी गर्मियों के हिसाब से बहुत अच्छी है, गर्मियों के हिसाब से बहुत अच्छी। और आप वो बेसन की रोटी या मिस्सी रोटी के साथ खाएं तो वो तो बहुत ही बेस्ट हो जाता है। और पता है बेसन की रोटी क्योंकि गर्मियों में बहुत हैवी लगता है कि भाई मैदे में ना, आप उसके साथ लस्सी बना लें, थोड़ी सी बेसन की रोटी के साथ लस्सी बना लें, बिल्कुल, तो वो आपको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाएगी और हल्का हल्का फील भी होगा, हल्का फील भी होगा और डाइजेस्ट भी हो जाएगी। वाह भाई, क्या टिप दी है इन्होंने कि बेसन की रोटी खाएं लेकिन उसके साथ लस्सी आप रख लें तो वो आपको जो है वो लाइटर फील करेगी। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। तो बात हो रही है गर्मियों के खानों की कि गर्मियों में किस तरह के खाने बनाए जाएं। अभी तक हमारे पास जितने सजेशंस आए और रेसिपीज़ आई हैं, पुदीने की चटनी आ गई है जी, इसके अलावा खिचड़ी बनाने के नए स्टाइल, फिर दाल किस तरीके से डिफरेंट बन सकती है सारा। व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या रेसिपी है गर्मियों के लिए कि आप क्या बना सकती हैं बेहतरीन और क्या सजेस्ट कर सकती हैं लोगों को? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये हम सजेस्ट करेंगे कि वाटर इनटेक बहुत रखें आप गर्मियों में, ठीक है। अब चूँकि अमूमन पानी मेजॉरिटी ज़्यादा नहीं पीती, या अगर कोई वर्किंग आवर्स में काम कर रहा है तो उसको डेफिनेटली रिक्वायरमेंट होती है कि पानी पिए, और वो पीता भी है। अब इसमें होता ये है कि आप सबसे पहले तो अपने फ्रिज में सेट कर लें डिफरेंट अपने जो शरबत हैं, या इसमें लिक्विड आप बॉटल्स बना लें जिसमें आपके लेमन का यूज़ बहुत ज़्यादा करें। लेमन जो है वो आपको गर्मी से बचाता है और डाइजेस्ट बिल्कुल आपका बहुत अच्छा लगता है। इससे आपकी भूख जो है ना वो बढ़ती है। तो जब आपकी भूख बढ़ेगी तो डेफिनेटली आप खाना भी अच्छा खाएंगे। फिर साथ मैंने आपसे कहा जैसे दही का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं कि इसमें भी टाइम है, लंच के एक अलग मील्स हैं और डिनर में एक अलग मील्स हैं। सही, हमेशा याद रखें गर्मियों में पोर्शन वाइज अपने मील को इंडेक्स करें, पोर्शंस में लें। बहुत ज़्यादा हैवी फूड लेके और वन गो में आप बहुत ज़्यादा खाना खा के बैठ गए या सो गए या लेट गए तो वो आपको ख़राब कर देगा, आपके पूरी तबीयत को ख़राब कर देगा। और जब आपका पेट डिस्टर्ब होता है, आपका डाइजेस्ट डिस्टर्ब होता है, तो देन आपका जो माइंड है और मूड है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। सही, तो ये मूड अच्छा करने वाली जो है ना वो कौन सी रेसिपी होती है? रेसिपी मूड अच्छा करने वाली, देखिए आप मॉर्निंग गर्मी से परेशान है लेकिन आपने खाना सामने देखा है तो आपने सोचा है कि भाई बिल्कुल चले ठीक है, खाना अच्छा है मैं खा ही लेती हूँ। लंच में आप जो है वो थोड़ा लाइट ले रहे हैं तो आप डिनर थोड़ा सा अच्छा कर लें। आप डिनर अच्छा करने के लिए आपने स्टेक्स घर में बनाए। स्टेक्स का बहुत अच्छा तरीका ये है कि हमारा कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में अब जाके अवेयर होना शुरू हुए हैं लोग कि स्टेक्स में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। प्लेन मीट का एक पोर्शन साइज होता है जिसमें हम ये कहते हैं बीइंग अ शेफ कि आपने सिर्फ इसके अंदर लेमन, आपने सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर यूज़ करना है। दैट्स इट, सिंपल। आपने जस्ट इसे कोट करके रख देना है और आपने 1 आवर या हाफ आवर के बाद उसे अच्छे से टोस्ट कर लिया, आपने ग्रिल कर लिया पैन में, और आप उसके साथ अच्छा सा मज़ेदार सा सॉस बनाएं। सॉस में भी कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। आपने सिंपल जो है वो क्रीम से या मेयोनीज़ आपके पास मौजूद है, आपने उससे सॉस बनाया। सॉस में ऐड करने के लिए आपने सिंपल और छोटी सी रेसिपी मैं आपको झटपट से बनाऊंगी। सराचा 1 टीस्पून आप ऐड कर सकते हैं। सराचा सॉस आराम से मार्केट में सराचा सॉस होता है, अच्छा ठीक है, मार्केट में अवेलेबल है। ओके, वरना आपको अगर इसकी भी रेसिपीज चाहिए तो वो भी इजीली आप बना सकते हैं। आपने अगर बारबेक्यू थोड़ा सा आपने टच देना है तो आप उसी मेयोनीज़ के अंदर बारबेक्यू ऐड कर दें, थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दें, और ब्लैक पेपर हो गया, आपका सॉल्ट हो गया। सो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप अगर मिक्स करके जो है वो सॉस रेडी करके आप फ्रिज में रख देंगे तो इसी तरह से आप मल्टीपल चीज़ों में उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आपने फ़िश आप कह रहे हैं कि अगर गर्मियाँ हैं तो हमने नहीं खाना, तो फ़िश आप लंच में ना लें, लेकिन अगर प्रोटीन आपने मीट लेना है तो आप डेफिनेटली डिनर में ले सकते हैं और सॉस के साथ आप उसको लें थोड़ा और इन्जॉय करें। स्टेक्स मैंने आपसे कहा बहुत अच्छा। स्टेक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें आपके पास प्रोटीन तो मिल ही रहा है आपको, चाहे वो आप मीट से ले रहे हैं, वाइट मीट से ले रहे हैं, या फिर आप नॉर्मल जो आपका बीफ है वो आप उससे ले रहे हैं, चिकन से या सी फूड, तो वो आपके पास एक पोर्शन साइज प्रोटीन आ गया। देन आपने वेजीज को ऐड कर लिया, सॉटे किया अच्छे से उसे आपने और उसे एंजॉय किया, बहुत अच्छा रहता है। उसमें आप कार्ब्स अगर नहीं लेना चाहते तो आपकी जो न्यूट्रिशन जो है ना जो आपकी बॉडी की नीड होती है वो भी पूरे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, क्योंकि अब गर्मियां हैं और गर्मियों में हम बात करें खानों के हवाले से भी, और गर्मियों में बात करें कि जो ट्रेंड और स्टाइल भी बहुत चेंज हो जाता है। नादिया, आप ये बताएं कि ज़्यादातर जो शादियाँ, जो वेडिंग की या फिर माइयों जो भी इवेंट्स होते हैं गर्मियों में, उसका जो मेकअप ट्रेंड है वो क्या है? मतलब वो क्या चल रहा है मेकअप में, क्या ट्रेंड है कि भाई आप लोग, जाहिर सी बात है समर का मेकअप अलग होता होगा, विंटर्स में कुछ अलग होता है, समर में कलर्स भी चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल, तो ये बताएं। अच्छा देखिए सब, वैसे तो काफ़ी टाइम से ही बहुत सॉफ्ट सा मेकअप इन हो चुका है। जो ब्राइड्स भी हैं वो भी चाहती हैं बहुत सॉफ्ट मेकअप हो, मेकअप कंप्लीट हो, बट ये कि ग्लोइंग हो, थोड़ा मॉडल उसमें हो, नो मेकअप लुक हो, इस तरह से हो। तो काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो समर में तो डेफिनेटली बेस्ट है कि वही चीज़ें चलें। सही। और अगर हम देखते हैं कि ड्रेस का भी होता है, लेकिन अगर ब्राइडल ड्रेस का जो कलर है वो लाइट की तरफ चल जाता है, लेकिन हम जैसे कि पाकिस्तान में वेडिंग का कॉन्सेप्ट है कि जी वेडिंग पे मरून और रेडी होता है, लाइक ड्रेस होता है, तो हम मेकअप आर्टिस्ट से हम ये कर सकते हैं
उनका जो मेकअप है उसमें हम लाइट के साथ लिपस्टिक भी उनकी लाइट रखें। हाँ। तो वो एक डेफिनेटली ब्लश और जो लिपस्टिक होती है अगर वो पीछी पिंक में हम कर देते हैं तो वो एक सॉफ्ट सा लुक आ जाता है। सॉफ्ट सा लुक आ जाता है, वो फिर इस वेदर के लिए बेस्ट रहता है। जितना भी हैवी ड्रेस हो तो मेकअप से और हेयर स्टाइल से हम लाइट कर सकते हैं। सही। सॉफ्ट से उनके हेयर स्टाइल हो। लेकिन नादिया पता है क्या, बहुत सारी ब्राइड्स मैंने खुद ऐसी देखी हैं कि वो जब उस गर्मियों में शादियाँ हो रही होती हैं तो उनकी जो मेकअप लुक होती है ना, वो उनको ये जो पार्लर वाले होते हैं या उनके स्टाइलिस्ट होते हैं या ब्यूटी एक्सपर्ट्स होते हैं, वो उनको ये कहते हैं कि भाई ठीक है, हमने आपको बिल्कुल नेचुरल ब्राइड बनाना है, हमने कुछ बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना और हमने बहुत लाइट बेस लगा के आपको बहुत क्यूट सा दिखाना है स्क्रीन के ऊपर, इस तरह से हमने आपको प्रेजेंटेबल दिखाना है। बट समहाउ क्या होता है कि मेकअप करने के बाद जब वो सामने लोगों के बैठे होते हैं, लोग उनको आके मिलते हैं, देखने में तो वो बहुत अच्छे लग रही होती हैं, लेकिन जब वो पिक्चर्स और वीडियोस के ऊपर जब उसका टाइम आता है तो उसमें वो बहुत ज़्यादा चेहरे पे थकावट या बहुत ज़्यादा वो उस तरह का नीट या फाइन ग्लो वाला ना लुक नहीं आ रहा होता जो वो चाह रही होती है कि वो आए। वो क्या उसके अंदर फ्लॉ होता है, वो क्या चीज़ होती है जो लैक कर रही होती है वहाँ पे? डेफिनेटली ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमारा मेकअप बहुत अच्छा था बट ये कि उसकी पिक्चर अच्छी नहीं थी। पिक्चर्स अच्छी कुछ नहीं कहते हैं कि मेकअप बस ठीक था बट ये कि पिक्चर्स बहुत आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ऐसा होता है। तो वो लाइट मेकअप में समटाइम ऐसा भी होता है कि कंटूरिंग और उसको थोड़ा अवॉइड कर दिया जाता है। अच्छा। तो लेकिन ये कि कैमरा और यू नो, बल्कि आपको तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह पता है कैमरे की क्या डिमांड्स होती हैं। सही। तो कैमरे के लिए जो है कि थोड़ी कंटूरिंग डेफिनेटली आपको करनी चाहिए। वही पिक्चर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सही। तो लाइट मेकअप में भी लाइट तरीके से कंटूरिंग बहुत कम बेस भी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है बाज़ लोगों के लिए, क्योंकि वो जो एक्ट्रेस की स्किन होती है ना वो डिफरेंट होती है, वो पहले से इतनी रिफाइन और इतनी ग्लोइंग होती है कि हाँ, और ग्लोइंग भी होती है। बट ये कि हम इनको बेस को लाइट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ग्लोइंग स्प्रे लगा के, कुछ शाइनिंग और फिक्सिंग के साथ हाइड्रेंट स्प्रे का ज़्यादा यूज़ करके तो हम उन बेस को भी ग्लोइंग बना सकते हैं ब्राइडल। लेकिन ये कि कंटूरिंग थोड़ी सी होनी चाहिए, क्योंकि नो मेकअप में वो कह रहा होता है कि मेकअप बिल्कुल नजर ना आए, कंटूरिंग ना हो, तो वो पिक्चर्स के लिए और वीडियोस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो थोड़ी सी कंटूरिंग डेफिनेटली होनी चाहिए, थोड़ी सी कंटूरिंग जो है वो होनी चाहिए। अच्छा ये बताएं जल्दी से टिप कि मेकअप से पहले ग्लो लाने के लिए, मतलब मेकअप जो है वो कहते हैं ना बिल्कुल ग्लास स्किन शिमर शिमर यू नो, उसके लिए क्या करना चाहिए मेकअप से थोड़ी देर पहले, क्या अप्लाई करना चाहिए? पहले डेफिनेटली पानी और फ्रेश जूस या फ्रूट्स कुछ भी उस दिन जैसे मेकअप है उस दिन आपने रात से या मॉर्निंग से स्टार्ट कर देना है फ्रेश जूस और फ्रूट्स और इसका इस्तेमाल, तो डेफिनेटली रेगुलर रूटीन में रखें। बट ये कि उस दिन मेकअप वाले दिन ज़रूर इसका इंटेक लें। अच्छा। वाटर का इंटेक ज़्यादा बढ़ा दें। और सेकेंड ये कि फ्रेश जो है वो क्लेंजिंग करके और टोनर का ज़्यादा यूज़ करेंगे या रोज़ वाटर का यूज़ करके फेस पर हाइड्रेंट स्प्रे जो बार बार कह रही हूँ, तकरीबन हर ब्रांड में हाइड्रेंट स्प्रे आए में वो स्प्रे का यूज़ करते हैं तो स्किन ग्लोइंग की तरफ आती है। और उसके बाद जो है ना वो सीरम का यूज़ करें, लाइक सीरम्स लगते हैं जो ग्लोइंग सीरम्स होते हैं, और उसके ऊपर जब हम बेस और कंसीलिंग और ये सब लगाते हैं प्राइमर के साथ, तो डेफिनेटली बेस भी लाइट बेस भी स्टे भी करती है और वो ग्लोइंग भी करती है। सही, तो ये चीजों का यूज डेफिनेटली जरूर होना चाहिए। लगता तो कि बहुत फायदा होता है मेकअप, जब आप मेकअप कर रहे हो तो उसके बाद वो बहुत फायदा होता है। लगता तो है कि हमारे बहुत सारे स्टेप हैं, लेकिन ये सब स्टेप मिलके स्किन को बहुत खूबसूरत लुक देते हैं। लाइक जैसे मैंने कहा क्लेंजर है, टोनर है। कि मुझे हैरत हो रही है कि अच्छा जी अगर किसी दिन आपने स्पेशल मेकअप कराना है तो रात से आपने जूस का इस्तेमाल शुरू कर देना है। इतनी मुश्किल है। और अगर आपको लगता है कि आप वो भी नहीं कर रहे तो लेकिन आपके पास मेकअप की चीजें होनी चाहिए। आप क्लेंजर, टोनर, रोज वाटर का स्प्रे, हाइड्रेंट स्प्रे का स्प्रे, ताकि आपकी स्किन को जो है वो वाटर मिल जाए। अगर हमने नहीं इनटेक किया तो वो हाइड्रेंट स्प्रे आपको हेल्प करेगा। सही। और उसके बाद आप प्राइमर लगा के लाइट बेस लगाते हैं तो वो ग्लो करेगा। और फिर हम जब मेकअप के बाद एक फिक्सिंग शाइनी स्प्रे लगा लेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन ग्लो करेगी। फिर डेफिनेटली आपकी स्किन ग्लो करेगी, क्योंकि जो ये हम कहते हैं ना ग्लास स्किन और स्किन का ग्लो आना चाहिए, कोई इतना आसान नहीं होता। इसके लिए खुद भी बड़ी मेहनत करने की जरूरत होती है। मतलब आपको और हो जाती है, ऐसा भी नहीं कि बहुत मुश्किल है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। सही, बहुत इजी है। वो है आपका इंटेक हो गया, आपकी एक्सरसाइज हो गई, आपकी फेस की डेली की क्लेंजिंग मॉइस्चराइजिंग हो गई। तो उससे जब तक आप खुद अपनी स्किन को बेहतर नहीं करेंगे तो जब आप किसी ब्यूटी एक्सपर्ट के पास जाते हैं ना तो फिर वो आप एकदम जाके कहते हैं कि आर्टिफिशियल जादू की छड़ी आप ये चेंज कर दें, उन चीजों को हिडन कर सकते हैं। फिर हम आपको नेचुरल स्किन नहीं प्रोवाइड कर सकते। कोई जादू की छड़ी ना, उसके लिए पहले आपको अपनी स्किन पे खुद भी काम करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया नादिया, बहुत शुक्रिया सारा और बहुत शुक्रिया शमा, आप लोग हमारे शो पे आए और आज हमने बड़ी मजे मजे की बातें की, खानों के बारे में भी जाना और मेकअप के बारे में भी जाना। आज का शो आपको कैसा लगा जरूर इसका फीडबैक हमारी सोशल साइट पर दीजिएगा। ऐसे इस तरह ही मुस्कुराते रहिए और देखना ना भूलिए सिटी एट 10 मंडे को मुलाकात होगी।